डॉक्टर संदेश, मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? यस सर। ओके परफेक्ट। डॉक्टर संदेश लाल, आज आप रिस्पॉन्ड करिएगा क्योंकि डॉक्टर अमीर हमजा साहब नहीं है। और भी कोई आप लोगों में से रिस्पॉन्ड करना चाहे तो आई वुड लव कि आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करें। चलें जी। सबसे पहले हम लोग करेंगे कौन सा टॉपिक, ये वाला टॉपिक जिसमें इम्यूनो डेफिशिएंसीज का जिक्र करते हैं हम लोग। हाँ, मैंने काफी दफा आप लोगों को बताया है कि जब इम्यूनो डेफिशिएंसीज की बात करते हैं उसका सिंपल मकसद ये होता है कि भाई जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता। ठीक है। इम्यून सिस्टम प्रॉपरली काम ना करने के फिर मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जिसमें फॉर सपोज आपका बी सेल का डिसऑर्डर हो, आपके टी सेल का डिसऑर्डर हो, या आपकी दोनों बी और टी सेल दोनों का डिसऑर्डर हो, या आपकी जो मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल हैं उनका डिसऑर्डर हो, जो कि फेगोसाइट की तरह काम कर रहे होते हैं। तो टोटल आपने कितने टर्म याद रख लेने, चार चीजें आपने याद रख लेनी है। एक आपका बी सेल डिसऑर्डर, दूसरा आपका टी सेल डिसऑर्डर, थर्ड वन है आपका बी एंड टी सेल डिसऑर्डर, एंड फोर्थ वन इज फेगोसाइट का डिसफंक्शन। ओके। सबसे पहले जो चीज हम लोग करेंगे वो बी सेल डिसऑर्डर। एक चीज याद रख लें, एंटीबॉडीज आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर इम्यून सिस्टम। क्योंकि हमने कल भी जब पढ़ा था हाइपर सेंसिटिविटी के सेंस में भी, तो तीन हाइपर सेंसिटिविटीज आपकी डिपेंड करती थी एंटीबॉडीज पे। तो अगर एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होंगी जो कि नॉर्मली जनरेट होती हैं आपके बी सेल से, अगर बी सेल का मसला है तो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होंगी। दैट मीन्स आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि एंटीबॉडीज का मेनली यही काम था कि जो आपका एक्सोजेनस एंटीजन है, जो आपका एक्सोजेनस एंटीजन है उसको क्लियर ऑफ करना। या फिर आपकी जो वायरसेस हैं उनके लिए नॉर्मली CD8 था, लेकिन कल आपने पढ़ा था कि सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी यानी जो नेचुरल किलर है वो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी में परफॉर्म करता है। यानी जो नेचुरल किलर सेल है उसको एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो ऐसे सेल को जिसमें वायरस है उसको क्लियर ऑफ कर सके। अल्टीमेटली कहने का मकसद यही होगा कि अगर आपके पास एंटीबॉडीज नहीं है तो आप सो जाओ, बेहतर है, क्योंकि अब आपका इम्यून काम नहीं कर रहा। ठीक है डॉक्टर संदेश लाल, समझ आ गया बी सेल डिसऑर्डर का क्या सीन है? यस सर। हाँ, उनमें सबसे पहले जो होगा वो एक्स लिंक्ड ब्रूटन एगेमाग्लोबुलिनीमिया। मैंने 50 बार बोला है कि वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो आपके बीटा जो आपके गैमा ग्लोबुलिन होते हैं वही आपके एंटीबॉडीज बनाते हैं। ए गैमा ग्लोबुलिन की मिया का मकसद क्या हुआ कि आपके एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होंगे। एक्स लिंक्ड है तो मतलब ये आपके कौन से क्रोमोसोम पर होगा? एक्स क्रोमोसोम पर होगा। और लड़कों को इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि लड़कों के पास सिर्फ एक ही एक्स होता है, और वही डिफेक्टिव आ जाए तो लड़के परेशान हो जाते हैं। क्योंकि जो लड़कियां हैं उनके पास अल्लाह मियां ने उनको दो जो है वो एक्स दिए हुए हैं, तो एक अगर एक्स डिफेक्टिव है एक नॉर्मल है तो काम चल जाता है। जब इनके दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन क्या होती है, जिसमें दोनों एक्स आपके डिफेक्टिव हो, तब जाके ये लड़कियों को होती है। इसलिए हम इसको क्या याद रखते हैं कि ये लड़कों को ज्यादा होती है, क्योंकि अम्मा को जो है ना बेटे ज्यादा प्यारे होते हैं, ऐसे याद रख लेता हूँ मैं। और अब्बा को जो है वो बेटियां ज्यादा प्यारी होती है। ठीक है। वॉइस में ज्यादा बताने का मकसद ये है कि मेरी जान, पहली जो चीज आपके पास सवाल में आएगी, MCQ में आएगी, पहले ही वो आपको क्या करेगा, आपको 7-7 मंथ्स का बच्चा देगा जो कि बॉय होगा, 7 मंथ बेबी बॉय। केस तो आगे बाद में जाएगा, पहले आपको ये चीज मिलेगी। उसका रीजन क्या हुआ, 7 मंथ्स क्यों बोला है मैंने, डॉक्टर संदेश लाल बताएंगे मुझे कि मैंने सर 7 मंथ्स ही वो क्यों बोला है? है क्या, हम्म। हम्म। जेनेटिक है तो स्टार्टिंग में हो सकता है। डॉक्टर संदेश लाल, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही, आप अपनी जगह। कैसे मैं हाँ। बता, हाँ, आप अपनी जगह को मैं सेट करें। 7 मंथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाँ। 6 मंथ तक माँ की एंटीबॉडी चलती हैं। हाँ। बता। बिल्कुल। हाँ उसके बाद वो होते हैं, अपनी जनरेट करनी होती है बिल्कुल तो अपनी जनरेट नहीं हो रही तो इसीलिए मसला हो रहा बिल्कुल 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 कि पहले 6 मंथ्स तक आपकी जो अम्मा है उनकी जो आपको IgG एंटीबॉडीज मिलती हैं प्लासेंटा से, वो आपकी चल रही होती हैं। उसके बाद आपका जो फीटस होता है, जो बाहर जो न्यूनेट आया होता है, इन्फेंट होता है, उसको अपने हिसाब से एंटीबॉडीज जनरेट करना होती हैं। तो वो क्या करता है आपको डिसऑर्डर। अब 20 सेल में भी कोई चीज होती होगी ना जो मसला करवाती होगी, वो होता है BTK जीन। सर सर
सर बीटी के जीन। सर हमारी स्क्रीन शो नहीं हो रही और आवाज भी कट हो रहा है। बीटी के जीन आवाज आप करती है आपके असल आवाज में का जो बीटी मसला है। जीन होती है। डॉक्टर सितलानी, मैंने आपको समझाया था कि जीन से आपका क्या डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, यानी आप टायरोसिन काइनेज एंजाइम टायरोसिन काइनेज आवाज आ रही है मुझे जी। जी जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? देखिए, मुझे डॉक्टर सितलानी मुझे कंफर्म करिएगा मेरी आवाज अब ठीक आ रही है? डॉक्टर सितलानी, हाँ सॉरी, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने ये वाला वाईफाई चला लिया था गलती से। माजरत, माजरत। ओके, चले चलिए। हाँ, मैं क्या कह रहा था डॉक्टर सितलानी, यही कह रहा था कि आपके बी सेल डिसऑर्डर का सबसे बड़ा डिलेमा यही होता है कि एक जीन होती है जिसका नाम होता है बीटीके, उससे बनता है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज का नॉर्मली काम क्या होता है? सेल सिग्नल ट्रांसडक्शन, कि जो आपके नीचे जो सेल में मैसेजेस जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस फॉर मेकिंग फर्दर थिंग्स, वो नहीं जा पाते। अगर वो नहीं जा पाते तो बी सेल मैच्योर नहीं कर पाते। और क्योंकि ये जो बीटीके जीन है एक्स लिंक पे होती है, तो इसलिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव इंक्रीज्ड इन बॉयज। बॉयज का बता दिया मैंने, क्योंकि बॉयज के पास जस्ट ओनली वन एक्स होता है। तो अगर एक ही एक्स खराब आएगा तो उस गरीब का कुछ नहीं बचेगा। ठीक है डॉक्टर शीतलानी, आवाज आ रही है अब मेरी? यस सर। जी, आप अनम्यूट ही रहिएगा, मैं आपसे डिस्कशन करता रहूंगा। ओके, एक चीज और याद कर लीजिए, आगे आप देखिए कि मैंने जब आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपके बी सेल नहीं होंगे तो आपके एंटीबॉडीज नहीं होंगे। आपको बार बार बैक्टीरियल एंड एंटेरोवायरल, ऐसे वायरस इन्फेक्शन जो गट के वायरल इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, क्योंकि मेटर्नल आईजीजी कम हो जाता है। फाइंडिंग्स में क्या होता है? एब्सेंट बी सेल्स इन पेरिफेरल ब्लड। आपको बी सेल्स एब्सेंट मिलते हैं क्योंकि मैच्योर होते नहीं है, तो वो डेथ करते जाते होंगे, एपोप्टोसिस होती जाती होगी उनकी। एब्सेंट और स्केंटी लिम्फ नोड्स एंड टॉन्सिल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स एंड जर्मिनल सेंटर्स एब्सेंट। ये चीज हम पहले ही क्लास में पढ़ के आए थे कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं लिम्फ नोड में या जर्मिनल सेंटर्स है, वहां पर आपका जो बी सेल है वो ग्रोथ होता है। वो काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी होती है हमारे बी सेल के लिए। अगर यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो आप अनपढ़ जाहिल रह जाओगे, और यही हमारा बी सेल रह जाता है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आपका बी सेल काम नहीं कर रहा तो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं कर पाओगे ना आप लोग। यस सर, नहीं होगी। और अगर एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होंगी तो जब आप कोई भी वैक्सीन दोगे बॉडी में, तो क्या उस वैक्सीन के नतीजतन आपको एंटीबॉडीज जनरेट होकर मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, तो वैक्सीन देने का कोई फायदा हुआ? नहीं सर। उल्टा नुकसान ये होगा, जब आप लाइव वैक्सीन देते हो ना, लाइव वैक्सीन में क्या होता है, पहले आप उसको थोड़ा सा एटीन्यूएट तो करते हो, लेकिन वो पैथोजन जो होता है किसी भी टाइम पे लाइव हो सकता है वंस अगेन। अगर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं बनी तो उल्टा आप क्या कर दोगे, उसको डिजीज को एक्सेजरेट करवा देते हो। जैसे क्लासिक पोलियो का जो ओरल वैक्सीन है उसका लाइव वैक्सीन होता है, एग्जाम्पल है उसके। तो ओरल जो पोलियो वैक्सीन है वो आप ऐसे पेशेंट को नहीं दोगे जो ऑलरेडी बी सेल डेफिशिएंट होगा। ठीक है डॉक्टर साहब? ओके, एक और चीज है जो नेक्स्ट डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है? सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी। सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी क्या होता है कि ओनली जो आईजीए है उसका डेफिशिएंसी होता है आपको, यानी बाकी जो आपके आईजीजीज होंगे वो बराबर होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन आपका जो आईजीए होगा वो कम होगा। अब ये आपको लेवल्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि आपके सवालों में लेवल्स पूछे जाते हैं। आईजीजी और आईजीएम के लेवल्स आते हैं जो एग्जैक्टली आपको वर्ड बाय वर्ड याद करने के, भाई ये नॉर्मल लेवल आईजीजी का, ये नॉर्मल लेवल आईजीएम का। ठीक है, जब आप देखते हो वहां पर आईजीए का लेवल कम है तो आप क्या कहते हो, ये सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी, क्योंकि बाकी चीजें नॉर्मल है। इसका कॉज हम साइंटिस्ट को नहीं पता तो मुझे कैसे होगा? मोस्ट कॉमन प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है, मेजरली मेजॉरिटी एसिम्टोमेटिक होती है। ठीक है, कैंसी, एयरवे एंड जीआई इन्फेक्शन। आप मुझे बताएंगे एयरवे और जीआई इन्फेक्शन क्यों होते हैं सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी वालों में? रीजन दे, मैंने आपको पढ़ा है। कुछ सर्फेसेस पर आईजी प्रेजेंट होता है जो हमें गार्डियोसिस वगैरह से प्रिवेंट करवा के बैठा होता है। अगर ये नहीं होगा तो होते हमें हैं कि तो आईजीए है एज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का काम कर रहा होता है। अगर यहाँ पर आप आईजीए नहीं होगा तो बैक्टीरिया यहाँ पर स्टक ऑन हो जाएंगे, और जब स्टेसिस होती है बैक्टीरिया को तो आपको इन्फेक्शन होता है। सिंपल एज दैट। बार बार आपको एयरवे के, बार बार आपको जीआई के इन्फेक्शन होंगे। एयरवे और जीआई दो प्लेसेस है जहां पर म्यूकस आपका भरा पड़ा है, माउथ टू एनस, आपका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम फ्रॉम ट्रेकिया टू द एल्विलाई।
यस। ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीजेस भी होती हैं आपको, जैसे वो बॉर्जर डिजीज हमने वेस्कुलाइटिस मस्कुलर में पढ़ेंगे जाके। ठीक है। आईजीए नेफ्रोपैथी, हेनोड शॉलन परप्यूरा, ज्यादा इसमें नहीं जा रहा क्योंकि ये आपके फिलहाल टॉपिक नहीं है। ऑटो इम्यून डिजीज भी होगा। एटॉपी का मकसद ये है, कल मैंने बताया था आपको, फेमिलियल होती है, अपामा से आती है। एनाफिलैक्सिस टू आईजीए इन द ब्लड प्रोडक्ट्स। आई वुड लव कि आप लोगों में से कोई बंदा मुझे इस चीज का जवाब दे, ये क्या है एनाफिलैक्सिस टू आईजीए इन ब्लड प्रोडक्ट्स, कोई भी। जी डॉक्टर साहब, सर ये कोई मैसेज? हाँ हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेफिशिएंट अक्सर पर्सन्स होते हैं, उनको पता नहीं होता क्योंकि ये असिम्प्टोमेटिक डिजीज होती है ना। तो जब ठीक कोई है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन बॉडी में, जैसे एक्सीडेंट के बाद अचानक से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं हम आफ्टर एबीओ कंपैटिबिलिटी चेक करके, तो अनफॉर्चुनेटली हम्म हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए कभी-कभी उसमें चेक नहीं करते। तो उस डोनर हम्म इम्यूनोग्लोबुलिन ए की वजह से रेसिपिएंट में इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेफिशिएंसी निकल निकल के आती है, लाइक विद द सिम्पटम्स। तो इसे बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए डेफिशिएंट पर्सन बिल्कुल में। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, आपने जो भी बताया है, मैं पहले तो आप अप्रिशिएटेड। ठीक है। अगर आप मेरे सामने होते तो जरूर मैं आपको एक चॉकलेट गिफ्ट करता, क्योंकि आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करूंगा। देखिए फर्स्ट आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? सोनिका डॉक्टर सर। सोनिका दुर्गानी। ठीक है। डॉक्टर सोनिका ने फॉर सपोज डॉक्टर सितलानी को देखा कि वो रोड पे पड़ी हुई थी, खुदा न खास्ता उनका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है। वो उनको हॉस्पिटल लेके आई। उन्होंने इनका जो ब्लड था वो क्रॉस मैच भी करवा लिया, कि भाई इनका जो ब्लड ग्रुप है क्रॉस मैच करवा लिया। इन्हें पता चला कि यार इनका जो ब्लड ग्रुप है वो तो मेरे जैसा है, सेम बी प्लस फॉर सपोज। ठीक है। आपने क्या किया, अपना जो बी प्लस ब्लड ग्रुप था वो इनको लगा दिया, क्योंकि अब इमरजेंसी सिचुएशन थी। तो आपने ज्यादा नहीं सोचा, ज्यादा से ज्यादा मैक्स आपने क्या किया, क्रॉस लिंकिंग करवा ली, क्रॉस मैचिंग करवा ली, कि भाई ब्लड ग्रुप चेक करवा लिया, आपने यहाँ डाल दिया। पहले तो ये ठीक हो गई, लेकिन 10-15-20 मिनट क्या हुआ, या ऑन द स्पॉट क्या हुआ, कि इनकी बॉडी में फीवर टाइप ऑफ रिएक्शंस आ गए, फीवर, अर्टिकारिया, इनकी सांस फूलने लगी। इनको बहुत ज्यादा डॉक्टर सितलानी को मसला हो गया। अब आप सोचते हो यार ऐसा क्या इसमें मैंने डाल दिया, डाली तो ब्लड है ना, मुझे कोई ऑलरेडी कोई मसला है, मैं डॉक्टर सोनिका हूँ, मैंने हर एक अपनी लैब करवाई हुई, मैं तो नॉर्मल हूँ। ये इसलिए हुआ डॉक्टर साहबा, क्योंकि आपकी बॉडी का जो आईजीए था वो इनकी बॉडी में गया है। और क्योंकि डॉक्टर सितलानी की बॉडी आईजीए डेफिशिएंट है फ्रॉम बचपन, तो अब क्योंकि इनकी बॉडी ने कभी आईजीए देखा ही नहीं था, अब जब पहली बार ये आईजीए देखती हैं तो ये कहती है ये क्या लेके आए हो भाई, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जनरेट करवाओ, इसके अगेंस्ट साइटोकाइंस जनरेट करवाओ, इसके अगेंस्ट इम्यून जनरेट करवाओ। ये ऐसे ही है जैसे आपके घर में स्नेक घुसाया था ना, ये ऐसे ही जैसे स्नेक आपने क्या किया, सितलानी की बॉडी में डाल दिया। तो इसलिए ऐसे पेशेंट जो ऑलरेडी सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंट होते हैं, उनको ब्लड प्रोडक्ट्स नॉर्मल वाले नहीं लगाने होते। तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन आपको पता होना चाहिए, इन द इलेक्टिव सेटिंग्स, जब आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो, डिलीवरी करवा रहे हो, सिजेरियन सेक्शन करवा रहे हो, कि बंदी जो है वो आपकी आईजीए डेफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है डॉक्टर सोनिका, समझ आ गई चीज? जी जी सही, बिल्कुल ओके। सही। डिक्रीज्ड आईजीए विथ नॉर्मल आईजीजी आईजीएम लेवल्स इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू जियार्डियासिस। अब ये चीज मुझे थोड़ा सा कंफर्म करने दीजिएगा, जियार्डियासिस था तो प्रोटोजोन, अगर आपको याद है तो बता दीजिए मुझे, कहीं मैं गलत ना बता दूं आपको। जी सही बोल रहे हैं, हाँ गियार्डियासिस में। हाँ हाँ, ये पैरासाइट है। ठीक है। जियार्डियासिस जो है वो आपका जियार्डिया पैरासाइट होता है। ठीक है। जियार्डिया लैम्बलिया बोलते हैं इसको। ये जो जियार्डिया लैम्बलिया है, ये नॉर्मली आपके जो आईजीए सफिशिएंट पेशेंट होते हैं उनको ज्यादा हिट नहीं करता। फॉर सपोज डॉक्टर सितलानी, डॉक्टर सोनिका, डॉक्टर संदेश लाल, डॉक्टर कुमार और डॉक्टर अमीर हमजा जाते हैं एक ट्रिप पे। हम लोग गए ट्रिप पे नॉर्दर्न एरियाज में, वहां पर हमने कैंपिंग करी और वहां का पानी पिया। अब हम सबको क्या हुआ कि डायरिया हो गए फॉर सपोज। दूसरे जो भी लोग, 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने एंटीबायोटिक्स या एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स ली, वो ठीक हो गए बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर सोनिका को क्या हुआ कि इनका जो डायरिया अभी तक चल रहा है। ठीक है। या डॉक्टर सितलानी है, क्योंकि हमने उनको डेफिशिएंट कहलाया था, उनका डायरिया स्टिल चल रहा है। अब उसका रीजन क्या है कि इनको नॉर्मल वाले एंटीबायोटिक्स ने असर इसलिए नहीं किया, क्योंकि अभी तक जो जियार्डिया है वो फंसा हुआ है वहां पे। क्योंकि जियार्डिया को किल करने वाली जो इम्यूनिटी थी वो इनकी बॉडी जनरेट ही नहीं कर पा रही। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इनकी जहां भी वर्ड कैंपिंग आ जाए, आप लोगों ने पानी पीना आ जाए, डायरिया आ जाए, आप लोगों ने पहली चीज जियार्डियासिस और आईजीए डिफिशियंसी सोचनी है बस। इसका ट्रीटमेंट कोई बताएगा मुझे, जियार्डियासिस का? आप लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में वो चीज।
मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल, टेनिडाजोल, नेटक्साजोनाइड, नेफर्टिमॉक्स, ये सारे ड्रग्स के नाम फेर फेर के आपकी यूवर्ल्ड पे रखता है वो। ये सारे एक ही किस्म के ड्रग्स हैं। देख लें, अगर यकीन नहीं आता तो टेनिडाजोल, नेटक्साजोनाइड, मेट्रोनिडाजोल। क्योंकि कभी कभार मेट्रोनिडाजोल वाला ऑप्शन नहीं पड़ा होता तो आप परेशान हो जाते हो, यार यहाँ तक तो आंसर ही नहीं है। यहाँ नेफर्टिमॉक्स भी रख सकता है, नेफर्टिमॉक्स। एक और भी ड्रग है जो मुझे याद नहीं आ रही फिल वक्त, मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। टेनिडाजोल, नेटक्साजोनाइड, मेट्रोनिडाजोल, नेफर्टिमॉक्स, ये 4 ड्रग्स हैं जो जियार्डिया लैम्ब्लिया का ट्रीटमेंट होते हैं जनरली। ये फ्लैजल होती है जो आप लोग नॉर्मली डायरिया में यूज कर रहे होते हैं घरों में। ओके हो गया। अब एक और चीज होती है कि IgA डेफिशिएंसी वाला जो सीन है, फॉल्स नेगेटिव सीलिएक डिजीज टेस्ट। डॉक्टर संदेश लाल, इसका क्या मकसद है डॉक्टर साहब? जाग जाए। ये हाँ, फॉल्स नेगेटिव मतलब होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। होती तो है लेकिन दिखाई नहीं देती। ये जैसे भूत होता है ना, ठीक है, प्रेत होता है, भूत होता है, वो जिन्नात होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। लगता है ऐसे जैसे नेगेटिव है, वो इसलिए क्योंकि जो आपके सीलिएक डिजीज है उसमें IgA एंटीबॉडीज जनरली बनती हैं, ठीक है, अगेंस्ट ग्लाइडिन या अगेंस्ट टिश्यू ट्रांसग्लोबुलिन ए एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो अगर ये आपका सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंट होगा, जब आप एलाइजा करने जाओगे आपको IgA मिलेगा ही नहीं, आप सोचोगे कि यार इसको सीलिएक नहीं हो सकता, आपने रूल आउट कर लिया। हम ऐसे ही करते हैं ना डॉक्टर सोनिका, जब हम लैब्स देखते हैं तो एक चीज अगर पॉजिटिव नहीं मिल रही तो हम कहते हैं यार इसको रूल आउट करो, ठीक है। एंड फॉल्स पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट। फॉल्स पॉजिटिव का मकसद होता है कि बंदी प्रेग्नेंट ना हो लेकिन स्टिल दिखाई दे। अब ये फॉल्स पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट क्यों आती है, कभी भी आपसे नहीं पूछेगा, रट्टा मार लो, बस याद कर लो, क्योंकि ये गायनी से रिलेटेड हो जाएगा और गायनी आपका टॉपिक नहीं है पूरे स्टेप 1 में। रेप्रो है, इतना डीप नहीं जाता, बस इतना याद कर लो कि सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंट पेशेंट में फॉल्स पॉजिटिव सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट आता है, दैट्स इट। ये सीरम प्रेगनेंसी टेस्ट वो होता है जो हम ब्लड का करते हैं, एक होता है यूरिन डिप्रेस्टिक वाला, वो अलग चीज है। इन दोनों को याद रखिएगा। समझ आ गया इतना? एक्स लिंक्ड ब्रूटन एगेमोग्लोबुलिनीमिया, सिलेक्टिव IgA डेफिशिएंसी, मर जाओ लेकिन ये चीजें नहीं भूलनी है आप लोगों ने। अगर स्टेप 1 देना है, दिस इज द मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर सोनिका, मैं आपसे मुखातिब हूँ। कॉमन वेरिएबल इम्यूनो डेफिशिएंसी, डिफेक्ट इन बी सेल का डिफरेंशिएशन, कॉज अननोन इन मोस्ट केसेस। अगर आप डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन की बात करोगे, आप तो कहोगे डॉक्टर साहब आपने ऊपर भी बताया था कि मैच्योर नहीं होता बी सेल इन द एक्स लिंक्ड ब्रूटन एगेमोग्लोबुलिनीमिया। सही। नीचे भी वही बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, फिर डिफरेंस कैसे पता चले? मेरी जान, डिफरेंस ऐसे पता चलता है कि यहाँ पर आफ्टर 6 मंथ्स आता है इन्फेक्शन और यहाँ पर प्यूबर्टी पे आता है। जी सही। May present in childhood but usually diagnosed after puberty. Increased risk of autoimmune disease, bronchiectasis, lymphoma, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन। इधर वो लिम्फोमा की रिस्क को बढ़ा सकता है, साइनोपल्मोनरी यानी आपके साइनस और पल्मोनरी के इन्फेक्शंस, ब्रोंकियोल की एक्टेसिस यानी डायलेशन ऑफ ब्रोंकियोल, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज। ये सारे जो ब्रोंकियोएक्टेसिस और साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन, ये रेस्पो में हम चले जाएंगे इसलिए ज्यादा नहीं जा रहा। इतना समझ लो, अगर बी सेल नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगी, आपके बैक्टीरिया और वायरसेस बहुत ज्यादा आपको हिट करेंगे। सही। जी सर। और क्योंकि आपका बी सेल प्रॉपरली डिफरेंशिएट नहीं हो रहा तो ऊपर से मैसेजेस ये आएंगे बोन मैरो के, जानी क्या करो, या लिम्फ नोड को क्या आएंगे कि बी सेल और बनाओ, बी सेल और बनाओ। हो सकता है उसके नतीजे में ओवर मैसेजिंग की वजह से लिम्फोमा हो जाए। जस्ट एक आपको एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि कॉज तो इनके बाप को भी नहीं पता, अननोन इन मोस्ट केसेस। अल्टीमेटली मसला यही होता है कि आपके प्लाज्मा सेल्स कम होते हैं, इसीलिए इम्यूनोग्लोबुलिन्स कम होती है, बात खत्म। इतना याद हो इनफ, ये चीज रट्टा मार लो कि यहाँ पर क्या है, लिम्फोमा है, साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन है, ब्रोंकियोएक्टेसिस है, यही चीजें। ऊपर जाओगी क्या है, एंटेरोवायरल एंड रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट्स इट। यहाँ पर आओगी एनाफिलैक्सिस, याद कर लो IgA प्रोडक्ट में। केस सिनेरियो में ऑलमोस्ट ये सारी चीजें देता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी पकड़ लेते हो। ये 4 में अगर 7 चीजें लिखी हुई हैं तो 3-4 जरूर आपको वो देता है। स्पेशली जहां पर ये ग्रीन लाइनिंग है वो वाली चीजें आप लोगों ने याद कर ली। इसका भले स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। जहां जहां मैंने ऑलरेडी ग्रीन लाइन पहले से दी हुई है, इसका मकसद है कि मैंने खुद इसको याद करने के लिए
या हाई यील्ड चीजों को मार्क किया हुआ है। बॉयज वाली बात इंपॉर्टेंट, आईजीजी वाली ये मतलब ये समझ ले कि खरे एमसीक्यूज है आपके। डिक्रीज आईजीजी ऑफ ऑल क्लासेस, डिक्रीज अपना ये क्या नाम है ब्रोंकियोटेसिस वाला, साइनोपल्मोनरी वाला, ठीक है, प्यूबर्टी वाला देख लें, ग्रीन है ऑलरेडी इस पे प्यूबर्टी पे, ससेप्टेबिलिटी टू जियार्डियासिस वाला। ठीक है डॉक्टर साहब, डॉक्टर सितलानी समझ आ गई चीज आपको ये? यस सर। टी सेल डिसऑर्डर्स की तरफ, जी जी डॉक्टर साहब। बी सेल जो ब्रूटन है, गामा ग्लोबुलिन है और इम्यूनोडेफिशिएंसी नीचे वाली, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं कि उसमें बी सेल का मसला है, इसमें प्लाज्मा सेल नहीं है। फंस जाओगे ना, असल में फंस जाओगे ऐसे याद सर मत करो। इसमें बस ऐसे हाँ याद रखें कि बी सेल का हाँ अमाउंट नॉर्मल मिलता है कॉमन हाँ वेरिएबल, जबकि हाँ बी हाँ सेल इंक्रीज मिलता है हमें ब्रूटन्स में। एक ये बात, और इसमें प्लाज्मा सेल का डिफरेंस ऐसे पूछते नहीं, लेकिन प्लाज्मा हाँ। सेल्स नॉर्मल, उसमें बी सेल ही नहीं है तो प्लाज्मा सेल उसमें भी नहीं होंगे, लेकिन इसमें बी सेल की क्वांटिटी नॉर्मल होती है कॉमन इसमें वेरिएबल में। कॉमन वेरिएबल बी सेल की क्वांटिटी नॉर्मल होती है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है जनरली। मैंने इसको इस तरह से प्यूबर्टी और ये वाले से मेरा सॉल्व हो जाता था क्वेश्चन, तो मैं रख लेता था। बट आप अगर डॉक्टर दुर्गानी बोल रही हैं तो जरूर ये होगा। डॉक्टर साहब आप भी इसको चेक करिएगा, ठीक है, क्रॉस चेक में कुछ नहीं होता। भले मैं भी कोई चीज बोल रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही तो आप क्रॉस चेक कर ले, ठीक है। इसका मुझे पर्सनली डॉक्टर साहब इसका मुझे याद नहीं है कि बी सेल का क्या सीन था क्वांटिटी का। अगर आप बोल रही हैं तो जरूर होता होगा। इसमें बी सेल डिफरेंशिएट नहीं होता ना, अमाउंट हाँ नॉर्मल होता है लेकिन वो हाँ प्रोडक्टिव नहीं होता इतना। ओके 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 ठीक है समझ गया मैं आपकी बात। आप ये कहना चाहती है कि यहाँ पर बी सेल है ही नहीं और वहां पर बी सेल फिर भी कुछ ना कुछ है, ऐसे ना डॉक्टर साहब? जी सर। ठीक है, भले आप इस तरह याद कर ले, लेकिन मैंने टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, एज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आधे से ज्यादा सवाल हल करने के लिए आपको एज बहुत हेल्प करती है, जी ठीक है। बिल्कुल और ऐसी चीज जो फर्स्ट एड ने नहीं लिखी हुई ना, वो आपको याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यू वर्ड से ये चीज पढ़ी है, आपको याद करनी है। लेकिन जो चीज फर्स्ट एड में लिखी है ना, पहला फोकस उस पर होना चाहिए आपका। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट के लिए न्यूट्रोफिल वाला मुझे ऑलरेडी पता था, ठीक है, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का जो अपना मैकेनिज्म उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट एड वालों ने, वो मैक कॉम्प्लेक्स वाला लिखा हुआ है। सेकेंडरी मैकेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेकेंडरी चीजें बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो प्राइमरी चीज इन्होंने खुद लिख के दी है आपको, उस पर फोकस करो। बाकी जी आप सर। अपनी सही हो, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ कि भाई आपका प्लाज्मा सेल यहाँ पर मसला प्लाज्मा सेल बी सेल की मैच्योरेशन टू द प्लाज्मा है, वहां पर बी सेल आपका बन ही नहीं रहा, नो बी सेल मैच्योरेशन, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं आपको अगर यहाँ पर मतलब मैं फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर मैं चाहूँ तो आपको फंसा भी सकता हूँ कि आपने कहा ना यहाँ पर बी सेल नहीं है, हालांकि यहाँ पर बी सेल की मैच्योरेशन नहीं है, बी सेल तो यहाँ भी बनता है, बी सेल का कॉन्टेंट तो यहाँ भी होगा, मुझे नहीं पता हाँ कि का क्या सीन। होगा, हाँ हाँ लेकिन प्रो भी होगा, प्री हाँ, बी सेल नहीं होंगे, सिर्फ प्रो भी होंगे। यहाँ तक तो बी इतना बन डीप मत जाता है। जाओ, इतना डीप हाँ मत बस जाओ। बी बनाना सही ही है, है मैं समझ तभी। गया, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन आप इतना डीप मत जाओ। प्रो बी सेल प्री बी सेल मेडिसिन बहुत वास्ट है, सिंपल यूएसएमएल। मेरे पढ़ाने का आपको यही मकसद है कि आपको पता लगे कि हाई यील्ड क्या है, बस। हाई यील्ड जियाडियासिस है, हाई यील्ड यहाँ पर प्यूबर्टी है, हाई यील्ड यहाँ पर एंटेरोवायरल बैक्टीरियल, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आप क्वेश्चन देखो, मैंने आपको यहाँ पर क्लासिक एग्जांपल दिया हुआ है ना क्वेश्चन सॉल्व करवा के। पहली क्लास में मैंने आपको एक एम्फीसीमा का क्लास क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, हालांकि उसमें काम की तो बैरल चेस्ट भी थी, काम की तो उसमें स्मोकिंग भी थी, लेकिन अगर आपको पिक्चर में से ही दिख रहा है, क्यों अपना सर खपा रहे हो? ठीक है, चले जी ठीक है। आप फिर भी हर किसी का अपना एक मेथड होता है पढ़ने का, आपको जैसे याद होता है कर ले, हम आगे बढ़ते हैं। टी सेल डिसऑर्डर्स, टी सेल डिसऑर्डर्स, टी सेल डिसऑर्डर्स। पहली चीज जो लिखी हुई है हमने ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे से कवर की हुई थी कि अगर आपका थाइमस नहीं बनता, वर्ड से ही पता चल रहा है थाइमिक एप्लेजिया का मकसद है, थाइमस नहीं बन रहा। थाइमस क्यों नहीं बनता? एक जीन होती है 22q11 कि भाई एक जीन होती है जो 22वें क्रोमोसोम के 11वें पॉइंट पर होती है मेरे ख्याल से, या इसका कुछ इस तरह से था कि ऐसे इसका एक पट्टी होती है क्रोमोसोम की, जो यहाँ पर फॉर सपोज एक पॉइंट है, वहां पर ये जीन डिलीट हो जाती है, जिसको हम बस ऐसे ही याद रखते रहते हैं कि 22q11 माइक्रो डिलीशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका थर्ड और फोर्थ जो फेरेंजियल पाउचेस है वो नहीं बनते। फेरेंजियल पाउचेस क्या होते हैं? जैसे एक फ्रॉक को इमेजिन करें, उसके जो गले में गिल्स पड़ी हुई हैं, क्योंकि आप अम्मा के पेट में थे जब फीटस थे, जब यूट्रस में, तब आपकी जो गला था वहां पर गिल्स जनरेट हुई थी, क्योंकि एवोल्यूशनरी आप एम्फीबियन से ह्यूमन बने हो, मेमल बने हो, एम्फीबियन से रेप्टाइल, रेप्टाइल से मेमल। जो गिल्स थी, वो जो गिल्स थी उससे आपके बनते हैं सारे ऑर्गन्स बॉडी के ऑलमोस्ट, और उस गिल का जो बाहर वाला पोर्शन होता है इसको आर्क बोलते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन होता है उसको पाउच बोलते हैं, एक क्लेफ्ट भी होती है। तो जो वो जो पाउचेस होते हैं
थर्ड और चौथा, तीसरा और चौथा जो पाउच है, अगर वो नहीं बनेगा तो थाइमस ग्लैंड नहीं बनता, जिसकी वजह से आपके टी सेल्स मैच्योर नहीं हो पाते। यानी आपने टी सेल से यूनिवर्सिटी अपनी उनकी यूनिवर्सिटी को अपने तबाह बर्बाद कर दिया है, तो अब टी सेल्स पढ़ नहीं पाते, जाहिल रह जाते हैं, डिक्रीज्ड टी सेल्स। अब क्योंकि पैराथायरॉइड ग्लैंड भी यहीं से बन रहा है, तो पैराथार्मोन जनरेट नहीं होगा, कम होगा। अगर पैराथार्मोन नहीं मिलेगा तो कैल्शियम कम होगी, और जब कैल्शियम कम होती है तो आपको सीजर्स होते हैं, टेटनी होती है। इसका मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आपको एक क्लास में पढ़ाया हुआ है। रट्टे मारने के लिए याद कर लो कि 22q11 माइक्रो डिलीशन के साथ दो चीजें एसोसिएटेड है, एक है डायजॉर्ज सिंड्रोम, दूसरा है वेलोकार्डोफेशियल सिंड्रोम। डायजॉर्ज में थाइमिक, पैराथायरॉइड और कार्डियक डिफेक्ट, मोस्टली टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो आती है यहाँ पे। वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम में पैलेट, फेशियल, कार्डियक डिफेक्ट, कि भाई यहाँ पर आपको नेजल डिफॉर्मिटीज आएंगी, ईयर की डिफॉर्मिटीज आएंगी, कि लेफ्ट पैलेट आ सकती है, ब्ला 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 ब्ला। कैच 22 निमोनिक है, याद करने वाली बात है। कोनो ट्रंकल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं आपको, जिसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो और ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब ये क्या होते हैं, ये मैं कार्डियो में जाके पढ़ाऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ तक इतना याद कर लो कि कार्डियक डिफेक्ट होते हैं, और उनमें से मेजॉरिटी जो है वो आपके इन दोनों की है, मेनली आपकी ये दोनों होते हैं। एबनॉर्मल फेशिस होती है, थायमिक हाइपोप्लेजिया की वजह से टी सेल आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है, रिकरेंट वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन। ये भी चीज मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी है कि जो आपके इंट्रा सेल्यूलर पैथोजन होते हैं, उनको किल करने के लिए CD8 प्लस सेल्स अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब क्योंकि CD8 भी टी सेल की फैमिली से, जो थाइमस में एजुकेशन ले रहे थे, अब एजुकेशन नहीं मिलेगी, वो गरीब जाहिल अनपढ़ रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे अपना। क्लेफ्ट पैलेट होगा, हाइपोकैल्सीमिया सेकेंडरी टू पैराथायरॉइड एप्लेजिया, टेटनी। टेटनी क्यों होती है, क्योंकि आपका जो सोडियम है नॉर्मली आपके पोस्ट सिनेप्टिक चैनल में अंदर जाता है, ठीक है, लेकिन उसको रोकता कौन है, कैल्शियम ज्यादा जाने से, ठीक है। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो सोडियम बहुत ज्यादा अंदर जाएगा, जब सोडियम बहुत ज्यादा अंदर जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं लिया है वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, उनको समझ आ जाएगा टेटनी का मैकेनिज्म। इसमें अब ज्यादा मैं नहीं कर सकता आपके साथ कुछ भी। थायमिक शेडो एब्सेंट होता है ऑन चेस्ट एक्सरे। ओके, इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर की डेफिशिएंसी, आप इसको कोई बताएगा मुझे, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई हुई है। हाँ जी, यस सर, इंटरल्यूकिन 12 जो है वो टी सेल डिफरेंशिएशन करवाता है, मतलब उसकी इंडक्शन हाँ करवाता है। हाँ फिर हेल्पर 1, फिर टी हाँ हेल्पर 1 ह्यूमन नेक्रोटिक फैक्टर गामा रिलीज करवाता है, फिर वो मैक्रोफेज की हाँ, एक्टिविटी ब्रो करवाता ब्रो 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 ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, इंटरफ्रॉन गैमा होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, इंटरफ्रॉन गैमा होता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा होता है, TNF अल्फा, इंटरफ्रॉन गैमा। पहले तो इस चीज को पक्का कर लो, सही है। है। यस सर, यस सर। ठीक है, आई नो कि आपका स्लिप ऑफ टंग हो गया, आप सही बता रहे हो, कॉन्सेप्ट आपके पास है, लेकिन इससे क्या होगा कि सबकॉन्शियस बहुत बड़ी चीज होती है ब्रो। फॉर यस अगेन एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में अम्मा साइड से घूम रही हैं, पंखा चल रहा है, लैपटॉप का कलर है, माउस का कलर है, टेबल पड़ी हुई है, किसी चीज में ध्यान नहीं जा रहा तुम्हारा, मेरी आवाज में क्यों ध्यान जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 5% तुम्हारा कॉन्शियस काम कर रहा है, बाकी सब चीजों की तरफ तुम्हारा ध्यान है, लेकिन सबकॉन्शियस का है। तो बच्चे सुन लेंगे TNF गामा, तो उन्होंने गुबाटा करके आना है वहां पे, ठीक है, एक आधा उसका ले लिया, कोई मसला नहीं। अब ये देख लो, ये TH1 सेल है, ये खुद इंटरल्यूकिन 2 रिलीज करते हैं, वो इंटरल्यूकिन 2 अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है, और रिसेप्टर से बाइंड करके अपने आप की डिफरेंशिएशन करवाता है, क्लोनल एक्सपेंशन करवाता है। ठीक है डॉक्टर दुर्गानी, जैसे मैंने जी इंटरल्यूकिन, हाँ, ये जैसे मैंने इंटरल्यूकिन 2 का एग्जांपल दिया, अब यहाँ पर है इंटरल्यूकिन 12, ठीक है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 12 है, इसको मैंने पढ़ाया था आप लोगों को यहाँ पर इसी ग्रेन्युलोमा में, ये रहा इंटरल्यूकिन 12, देखिए मैक्रोफेजेस इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कराते हैं ताकि TH1 को एक्टिवेट कर सके, TH1 की डिफरेंशिएशन करवा सके। फॉर सपोज अगर यहाँ पर रिसेप्टर ही ना हो तो क्या ये इंटरल्यूकिन 12 काम करेगा डॉक्टर साहब? नहीं सर, अगर ये इंटरल्यूकिन 12 काम नहीं करेगा तो TH1 क्या स्टिमुलेट हो सकते हैं? नहीं। अगर TH1 स्टिमुलेट नहीं हो सके तो टी सेल डिसऑर्डर कह सकते हैं ना हम इसको, जी जी, कह इसीलिए सकते आपका हैं। TH1 रिस्पॉन्स कम होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन है। सही। डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि जो माइकोबैक्टीरिया है, अभी आप देख के आए हो कि ये ग्रेनुलोमा जो फॉर्मेशन वाला ये जो चीज था, ये सारा टीबी के पार्टिकल के लिए हो रहा था, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, MTB, ठीक है। ये मैं जी जी। रिपीट नहीं करना चाहता, आप लोग अपने माइंड में बस याद कर लें कि कैसे मैंने आपको समझाया था ग्रेनुलोमा का काम।
जी सबसे पहले मैक्रोफेज मैकोबैक्टीरिया ऊपर लेता है, इंटरल्यूकिन 12 रिलीज कराता है, वो TH1 को स्टिमुलेट करेगा, TH1 इंटरफ्रॉन गैमा निकालेगा, इंटरफ्रॉन गैमा मैक्रोफेज को जगाएगा और क्या करेगा, TNF अल्फा रिलीज करवाएगा, वो TNF अल्फा मल्टीपल सेल्स को बुलाएगा, ऐसे TH1 और मैक्रोफेजेस को आपस में सब मिलके गठजोड़ बना के एक ग्रेनुलोमा बनाते हैं, एक केज बनाते हैं, एक जेल बनाते हैं, एक प्रिजन बनाते हैं, जिसमें वो माइकोबैक्टीरिया को फंसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली माइकोबैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते, तो उसको फंसा के रखते हैं वहां पे ताकि वो डिसेमिनेट ना हो, ताकि वो बॉडी में स्प्रेड ना हो। अगर ये सारा रिस्पॉन्स ना हुआ तो क्या होगा, डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, सही। मिलियरी टीबी बोलते हैं इसको, डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियल। मिलियरी क्यों बोलते हैं बताओगे? सर मिलेट सीड्स अपीयरेंस होती है। हाँ गुड, परफेक्ट परफेक्ट, माशाल्लाह, गुड। कि भाई जो आपका मिलेट सीड अपीयरेंस है, मिलेट सीड बोलते हैं अनाज के दाने को, ठीक है, कि मिलेट सीड अपीयरेंस होती है एक्सरे पे, क्योंकि अब जो आपका लंग होता है उसमें के पूरे पोर्शन में टीबी जा चुकी होती है, तो इसीलिए वो एक्सरे पे आपको पूरे उसमें मिलेट शेप मिलते हैं, हर एक जगह पर मिलता है। अल्टीमेटली क्या होगा, प्रेजेंट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन, कि फॉर सपोज आपने क्या किया, BCG की जो वैक्सीन है वो आपने पेशेंट को लगाई। अब वैक्सीन का काम क्या होता है डॉक्टर साहिबा, मैक्रोफेज को स्टिमुलेट करना इनिशियली। मैक्रोफेज वो चीज किससे प्रेजेंट करेगा, टी सेल को। अब क्योंकि टी सेल यहाँ पर बेचारे उन वो मैं इनके लिए कोई अच्छा वर्ड यूज करूँ ना, टी सेल बेचारे यूजलेस है, ठीक है, वो अब अगर बी सेल को एक्टिवेट नहीं करवा पाते तो एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती, अगर एंटीबॉडीज जनरेट नहीं होती तो जो टीबी का पार्टिकल आपने बाहर से दिया BCG वैक्सीन के अंदर, अब वो एक्टिवेट ना हो जाए कहीं, और जब वो एक्टिवेट होगा तो आपको बहुत ज्यादा मसले हो जाएंगे, जिसमें आपको डिसेमिनेटेड माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब जो चीज आपने फायदे के लिए दी थी अब वही चीज आपको नुकसान कर रही है। लैब्स पे कैसे पता चलेगा, क्योंकि अभी अभी आप यहाँ पर देख के आए हो इस ग्रेनुलोमा वाले पिक्चर में कि जब इंटरल्यूकिन 12 इसको एक्टिवेट कराता है तो इंटरफ्रॉन गैमा निकलता है ना। अब क्या ये इंटरफ्रॉन गैमा निकलेगा अगर TH1 काम नहीं कर रहा? नो सर नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा, तो इंटरफ्रॉन गैमा के लेवल्स कम होंगे, देख ले अगर यकीन नहीं आता तो। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी टू माइकोबैक्टीरियल डिजीजेस, MSMD। मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी का मकसद ये होता है कि जो ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताई थी ना, जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो यूं समझ लें कि बस उस सेंस में आप ले लें कि मेंडेलियन ससेप्टेबिलिटी के हिसाब से, यानी ऑटोसोमल रिसेसिव सीन के हिसाब से, जो माइकोबैक्टीरियल डिजीज है वो सबसे ज्यादा इन्हीं पेशेंट्स में होती है जिनको इंटरल्यूकिन 12 रिसेप्टर डेफिशिएंसी हो। क्योंकि अगर इनका इंटरल्यूकिन 12 काम नहीं कर रहा तो ग्रेनुलोमा नहीं बन पाएगा ना, सिंपली कहने का मकसद तो यही हुआ ना। अगर ग्रेनुलोमा नहीं बनेगा तो टीबी का पार्टिकल आपको बहुत ज्यादा मछली करवाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल पढ़ा था कभी फर्स्ट ईयर इंटर में? यस सर। हाँ, उस मेंडल ने क्या बताया था, मेंडल ने यही बताया था ऑटोसोमल रिसेसिव और वो वाला सीन, कि भाई एक कैपिटल होता है एक स्मॉल होता है, ये सारी चीजें मेंडल ने करी थी। आपके काम की नहीं है ये वाली बात, लास्ट वाली यहाँ तक काम का, इंटरफ्रॉन गैमा वाला, BCG वैक्सीन वाला बहुत ज्यादा काम का है। मुझे लग रहा है कि आपको मैंने इसमें थोड़ा कंफ्यूज किया है, पूछ लें सवाल अगर आपसे पूछना है तो, इंटरल्यूकिन 12 वाला। हाँ हाँ डॉक्टर साहबा, यस सर समझ आया। समझ आया? किसी को भी समझ ना आया हो इंटरल्यूकिन 12 वाली चीज भले पूछ लें। डॉक्टर संदेश लाल समझ आ गई ये वाली बात? यस सर। ओके परफेक्ट। आगे चलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम, जॉब सिंड्रोम, जिसका भी वो है, म्यूट कर लें आप लोग, आवाज आ रही है आपके यहाँ से। ओके, ऑटोसोमल डोमिनेंट हाइपर IgE सिंड्रोम इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉब सिंड्रोम। डॉक्टर संदेश लाल, और कुछ नाम भी पड़े हुए, टर्मिनोलॉजी से आपको क्या समझ में आ रहा है इसमें? सर IgE बढ़ जाएगा, IgE हाइपर बढ़ जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। हाइपर सेंसिटिव हो जाएगा, IgE बढ़ जाएगा। डॉक्टर संदेश लाल मुझे बताएं कि IgE कब बढ़ता है आपकी बॉडी में? IgE सर उसमें पैरासाइट के इन्फेक्शन में। पैरासाइट के इन्फेक्शन तो में? उसमें क्या अच्छा, बोलते हैं, कौन सा साइटोकाइन है जो IgE को के लेवल्स को बढ़ाता है? IL-4। IL-4। IgE लेवल के लेवल्स को कौन बढ़ाता है? IL-4। ये हमने यहाँ देख लिया ना। हाँ, टाइप 1 डॉक्टर हरमैन, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं डॉक्टर संदेश लाल से ये पूछना चाहता, इंटरल्यूकिन 4 सही है ना डॉक्टर साहब? इंटरल्यूकिन 4 IgE, ठीक है ठीक है।
ठीक, टी सेल डिफरेंशिएशन हमने कहाँ पर पढ़ी थी, ऊपर ना, ये वाली। अच्छा, अब डॉक्टर साहब अगर एक चीज देखेंगे तो इंटरल्यूकिन 4 क्या करता है, यहाँ पर TH1 की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है। TH17। TH17, हाँ माजरत, TH17 की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, यस सर। यही है ना। यस आ सर। जाए अब इसका रिलेशन निकालते हैं, आ जाए। डेफिशिएंसी ऑफ TH1 सेल्स ड्यू टू STAT3 म्यूटेशन, impaired recruitment of neutrophils to the sites of infection। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो हैंग करके आपका जो इंटरल्यूकिन 4 है वो ज्यादा रिलीज होता है, क्योंकि इंटरल्यूकिन 4 ज्यादा रिलीज होता है कि वो TH1 को बंद करवा सके, और वही इंटरल्यूकिन 4 अल्टीमेटली क्या करता है, IgE को बढ़ा देता है, जो आपने ऑलरेडी मुझे अभी बताया था कि इंटरल्यूकिन 4 की वजह से IgE बढ़ जाते हैं। कि यूं समझ ले जो मेजर मसला है वो इंटरल्यूकिन 4 का ही है स्टार्ट से। अच्छा, नो रिपीट डाउट कर इसमें, हाँ बता रहा हूँ। मुझे ये बताएं कि IgE लेवल्स कब बढ़ते हैं, जब IL4 बढ़ जाए। और जब IL4 बढ़ जाए तो TH17 ज्यादा सीक्रेट होगा, कम सीक्रेट होगा, हम या कम सीक्रेट। उसकी कम सिंथेसिस होगी। कम। अगर मैं ये कहूँ कि फॉर सपोज हाइपोथेटिकली इंटरल्यूकिन 4 को मैं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा, एक तो TH17 कम हो जाएगा, यस सर। दूसरा IgE लेवल्स बढ़ जाएंगे, दोनों चीजें इसमें हो रही हैं। सर TH1 को भी तो कर रहा है, ये TH17 है, TH1 को भी कर हाँ, रहा है उधर। TH1 को फिलहाल छोड़ दें, तो फिलहाल छोड़ दें उसको, क्योंकि मैं यही चीज आपको बार बार बताने की कोशिश करता था कि आप लोग अगर एक चीज है ना, ये इसमें मिक्सचर ना करें, मिक्सचर करोगे फंस जाओगे। सही। ठीक है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो इतना सिंपल नहीं है जितना आपकी प्लेट के सामने रखा जा रहा है। ये ऐसे ही है, वंस अगेन वही एग्जांपल कि भाई आपसे अंधा आदमी पूछे कि चाय कैसे, आपने क्यों बनाई, समझ में आ रही है बात, क्योंकि अंधे को समझाना है, नाबीन को समझाना है कि ब्रो मीठा इस तरह होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग जो है वो नॉलेज से ऐसे ही पापर्दा है कि वो पर्दा उठाने के लिए हमें जो है ना वो एक एनोलॉजी चाहिए। तो इसीलिए जस्ट मैं आपको याद करवाने के लिए, इससे क्या होगा, आपके 3-4 MCQ सॉल्व हो जाएंगे। एक तो इंटरल्यूकिन 4 का रिलेशन विद IgE के लेवल्स को बढ़ाता है, क्लास स्विचिंग को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरा इंटरल्यूकिन 4 का रिलेशन विद TH17 कि उसको कम करता है। दो के जो TH17 के कम होने का एक्चुअल रीजन है वो STAT3 की म्यूटेशन है। यस सर। अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि TH17 को हमने पढ़ा है न्यूट्रोफिल के साथ, TH17 को हमने पढ़ा है न्यूट्रोफिल के साथ कि इंड्यूस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन, अब वो नहीं होगी, और जब न्यूट्रोफिल नहीं आएगा तो आपका जो पस होगा वो क्लियर नहीं होगा, यस सर। और जो पस भरा पड़ा होगा उसको बोलते हैं कोल्ड नॉन इन्फ्लेम्ड स्टेफाइलोकोकल एब्सेसिस, रिटेन्ड बेबी टीथ, कोर्स फेशिस, डर्मेटोलॉजिक प्रॉब्लम, एक्जिमा, इंक्रीज्ड IgE, बोन फ्रैक्चर्स फ्रॉम माइनर ट्रॉमा, इंक्रीज्ड eosinophils। अब ये चीजें आपने याद कर लेनी है, कुछ चीजें रट्टा मार लो, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट के तौर पे समझ लो। इसको रट्टा कैसे, इसको निमोनिक कैसे बनाते हैं हम लोग, ये यहाँ लिखा हुआ है, लर्न ABCDs टू गेट अ जॉब स्टेट। जब तुम 17 साल के होते हो तब तुम्हारा दिल करता है यार क्यों ना हम लोग जॉब करें फॉरेन में, फॉर सपोज, यार क्यों ना हम अब जॉब करें और अब्बा अम्मा से पैसे लेना छोड़ दें। ठीक है डॉक्टर साहब, यस सर। STAT3 म्यूटेशन, ये स्टैट जो होता है ना, ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला सीन है। इसमें ज्यादा डीपनेस नहीं घुस रहा, क्योंकि ये आपका एंडोक्राइन का टॉपिक है जो सेकंड मैसेंजर वाला है। आप लोगों के पास अगर टाइम हो ना तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला से पढ़ लेना टॉपिक, मैं आपको दिखाता हूँ इस विंडो में, यहाँ पर है जहाँ पर आपके कॉर्टिसोल वगैरह लिखा हुआ है ना, वहां से आप लोग इसको कवर कर लेना, खुद पढ़ लो, क्योंकि ये टॉपिक मुझे पढ़ाने में आपको टाइम लगेगा। अभी ये वाला जो टॉपिक है ना ये कर लेना आप लोग, सिग्नलिंग पाथवेज ऑफ एंडोक्राइन हार्मोन्स। यहाँ दो के स्टैट, ये जे के स्टैट पाथवे देखो लिखा हुआ है, देखो अगर यकीन नहीं आता तो देखो। मसला ये इंटीग्रेशन करने जाऊंगा आप लोगों के टॉपिक नहीं पूरे होंगे, सारा दिन यहीं पे गुजर जाएगा। एंडो से ये मैं खुद जब मैं पढ़ता था ना इम्यूनो में, मुझे 4 महीने ऐसे ही लगे थे कि एक टॉपिक यहाँ से फॉर सपोज खोला मैंने, अगर स्टैट लिखा हुआ है जहां जहां फर्स्ट एड में स्टैट है वहां से मैंने कवर कर लिया। तो इस तरह से मेरे 3-4 मॉड्यूल एक ही में कवर हो गए, और ऐसे हुआ, और मुझे 4 महीने लग गए थे। ठीक है, कि स्टैट सिंपली सेकंड मैसेंजर सिस्टम होता है। अगर ये सेकंड मैसेंजर सिस्टम नहीं होगा तो सेकंड मैसेंजर सिस्टम सिंपली ऐसे ही है जैसे आपके घर की घंटी होती है, बेल होती है घर की। जब तक बेल नहीं बजेगी आपके घर में आवाज नहीं आएगी कि भाई कोई बाहर आया भी हुआ है, सारा दिन बैठा रह जाए बंदा। ठीक है,
यस सर। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। एक कैंडिडियासिस होती है जो सिस्टेमिक होती है, जो आपके पूरी बॉडी में होती है। एक होती है जो म्यूकोक्यूटेनियस होती है, जो आपके म्यूकस और स्किन तक लोकलाइज्ड होती है। क्यों होता है ये? टी सेल की डिसफंक्शन की वजह से होता है। इम्पेयर्ड और कैंडिडा, मुझे बताने की जरूरत है कि कैंडिडा फंजाई है? नो सर। डॉक्टर साहब, कैंडिडा फंजाई होता है, ठीक है। फंजाई और जो आपके वायरसेस हैं वो सेल के अंदर रहते हैं। उनको किल करने के लिए आपको CD8 चाहिए। अगर CD8 नहीं होगा या इवन CD4 भी नहीं होगा तो इम्पेयर्ड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंडिडा स्पीशीज। और ये क्लासिकली कब होती है? जब आपका एयर जीन कॉम्प्लेक्स नहीं होता। एयर जीन कॉम्प्लेक्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था कि एयर जीन कॉम्प्लेक्स की वजह से आपके सेल्फ पेप्टाइड्स बनते हैं जो चखाए जाते हैं आपके न्यूली फॉर्म्ड टी सेल्स को। अगर वो उनके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं तो इनको डिलीट किया जाता है। इसको नेगेटिव सिलेक्शन बोला था हमने। अगर ये नेगेटिव सिलेक्शन नहीं होगी तो ऐसा टी सेल जो अपने ही सेल्फ पेप्टाइड को अपनी घर में अम्मा अब्बा को तंग करेगा या बहन भाई को तंग करेगा, वो प्रोमोट हो जाएगा। ऐसा ऐसा टी सेल जो बदतमीज होगा, जो बेहुदा होगा, जो जाहिल होगा। और जब ये आपके अपने टी सेल्स को डैमेज करेगा तो इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि आपके ऑटोइम्यूनिटी वाली कंडीशन हो जाएगी। या यूं होगा कि जब आपका कैंडिडा आएगा तो ये कैंडिडा को तो किल करेगा नहीं, लेकिन अपने ही सेल्स को किल करेगा। तो इसीलिए आपको कैंडिडा बार बार इन्फेक्शन करवाता रहेगा। persistent non-invasive candida albicans of skin and mucous membranes। नॉन इन्वेजिव का मकसद है कि लोकलाइज्ड रहता है उसी खास रीजन में। एब्सेंट इन वाइट्रो टी सेल प्रोलिफरेशन इन रेस्पॉन्स टू कैंडिडा एंटीजेंस। अब ये चीज मैंने, आप इन वाइट्रो बोलते हैं लैब में जो चीज हम करें, इन वाइवो बोलते हैं जो बॉडी में इनसाइड हो रही हो। ये चीज कल मैंने जब टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ाई थी आपको समझाया था कि भाई अगर आप बाहर से कोई भी एंटीजन देते हो तो मैक्रोफेज वो टी सेल के पास लेके जाते हैं और टी सेल उसके अगेंस्ट साइटोकाइन रिलीज करते हैं और बम्प बढ़ता है, स्वेलिंग होती है। अगर टी सेल सही से काम नहीं करे तो बम्प नहीं बनेगा। इसीलिए जब आप क्या करोगे, कैंडिडा का एंटीजन स्किन के अंदर डालोगे और अगर बंदे का बम्प नहीं बन रहा मतलब उसका इम्यूनोडेफिशिएंट है। और आगे लिखा हुआ है इन्होंने एब्सेंट क्यूटेनियस रिएक्शन टू कैंडिडा एंटीजेंस। वही चीज यस सर। कि ना ही आपके लैब में टी सेल प्रोलिफरेट करेंगे कैंडिडा को देखकर, इनकी गैरत नहीं जागेगी क्योंकि जाहिल है, क्योंकि ये अनपढ़ है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि आपका थाइमस बना ही नहीं था सही से, या टी सेल का डिसऑर्डर था, टी सेल का डिसफंक्शन था। और ना ही आपको क्यूटेनियस वाला रिएक्शन मिला। होप्स हो कि आपको थोड़ा बहुत गेन हो गया हो। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक टॉपिक अपने आप में 5-5 6-6 MCQs हैं। ठीक है, कोई ऐसा यूवर्ल्ड का ब्लॉक नहीं होगा जिसमें एक इसका क्वेश्चन ना होगा। और यूवर्ल्ड का जो आपका स्कोर है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है आपकी अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए। दो के मेन एक्चुअल एग्जाम में ये चीजें मैटर नहीं करती। एक्चुअल एग्जाम में एक ही चीज मैटर करती है, प्री 120 का स्कोर, बस। ना ही एनबीएमईज के स्कोर का, मेरे लिए पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है। लेकिन स्टिल क्योंकि आप जब यूवर्ल्ड करते हो अगर आपका स्कोर 50 से कम आता है तो आपको दुख तो बहुत होता है। वो वाला दिन बड़ा गंदा गुजरता है हमारा। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको यूवर्ल्ड में अच्छा स्कोर चाहिए अपना, क्योंकि यूएस असेंबली में कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज है। आप एग्जाम में जब बैठते हो ना, आपके माइंड में सिर्फ एक ही थॉट होना चाहिए कि आई कैन डू इट, आई एम बोर्न टू डू इट, आई हैव टू डू इट, आई एम एबल टू डू इट, दैट्स इट, आई हैव वर्कड हार्ड फॉर दिस। कि मेरे पास वो सब है जिससे मैं ये जंग जीत सकता हूँ। अगर आपकी जेब में ये वाला कॉन्फिडेंस नहीं है, डेट डिले कर दो फिलहाल, दैट्स इट। ठीक है, यस और सर। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? आपके यूवर्ल्ड के स्कोर, आपके एम्बोस के स्कोर, आपके एनबीएमई के स्कोर से। और वो आपको कहाँ से मिलेगा? जब आपके सवाल सही होंगे। और इनमें से हर एक टॉपिक अपने आप में 5-5, ये 6 टॉपिक नहीं है, ये 7 टॉपिक नहीं है, ये यूं समझ लेंगे 50 या यूं समझ लेंगे 100 सवाल मुझे नजर आ रहे हैं यूवर्ल्ड के। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। डॉक्टर सितलानी, हमने डिस्कस किया था उस दिन इंटरल्यूकिन 2 वाली चीज, याद आ रही है कुछ? ये देख लें, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर वाला। यस सर। बताएं मुझे क्या डिस्कस किया था हमने, जब तक मैं पानी पी सर, लूं। हाँ, इंटरल्यूकिन 2 तो प्रोलिफरेशन करवाता है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। इंटरल्यूकिन 2 तो प्रोलिफरेशन करवाता है ना साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की। TH1 है ना सर? वही मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुद को भी याद नहीं रहता, अभी भूल जाती है TH1। चीजें। हाँ, मैं वो टी सेल डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है ना उसमें ये चीज लिखी होगी, देखनी पड़ेगी। हाँ, मैं खुद वही सोच रहा हूँ कि डॉक्टर साहब जो बता रही हैं मुझे वो सही बता रही हैं या मैं बोल रहा हूँ।
डॉक्टर साहबा ने क्या बोला है, इंटरल्यूकिन 2 जो है वो किसकी, सर उसको बढ़ाते हैं साइटोटॉक्सिक TH2। T-cell। हाँ बिल्कुल सही कह रही है डॉक्टर साहबा, ठीक है, पहली बात तो ये याद कर ले, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे ही है डॉक्टर साहबा, आप सही कह रही हैं बिल्कुल, ठीक है। साइटोटॉक्सिक टी सेल कहाँ है? ये हेल्पर टी सेल है ना? हाँ हाँ, आते हैं आते हैं आते हैं, लेकिन ये TH2 है, साइटोटॉक्सिक नहीं है, सही है। साइटोटॉक्सिक अलग चीज है, हो जाता है मिक्सर हो जाता है डॉक्टर संदेश लाल, मसला नहीं। जैसे कल आपने प्री सेंसिटाइज्ड और प्री फॉर्म्ड का गोबाटा करा हुआ था, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 जो है ना डॉक्टर साहबा, वो TH2 को प्रोलिफरेट करता है, पहले तो इतना याद कर लो, सही है, समझ आ गया इतना? यस सर। ओके, गुड हो गया ना? यस सर। ठीक। अब एक और चीज याद करो जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, कि इंटरल्यूकिन 2 TH1 को भी प्रोमोट करता है ऑटोक्राइन फॉर्मेशन से। जरूरी नहीं है कि हर चीज फर्स्ट एड में भी लिखी हो, इतने बस ये वाली जो पिक्चर है ना, इसको याद कर। अगर ये रिसेप्टर नहीं होगा ना डॉक्टर साहबा, तो T1 TH1 जो होंगे वो प्रोमोट नहीं होंगे, और TH2 भी प्रोमोट नहीं होंगे, क्योंकि अभी अभी आप देख के आई हो कि TH2 किससे प्रोमोट होते हैं, इंटरल्यूकिन 2 से। यस सर। सही है, मतलब अल्टीमेटली घुमा फिरा के बात यही है कि आपके टी सेल नहीं बनेंगे, यस सर। और जब टी सेल्स नहीं बनते तो क्या बी सेल्स स्टिमुलेट होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे, तो बी एंटी सेल डिसऑर्डर, बी एंटी सेल डिसऑर्डर बोल दो इसको। यस सर। जब बी एंटी सेल नहीं है, डिसऑर्डर डिसऑर्डर है उनका, तो क्या आप इम्यून सफिशिएंट होंगे? नो सर। तो आप क्या होंगे, इम्यून डेफिशिएंट होंगे, यस सर। क्योंकि आप सिवियरली, क्योंकि अब सारी की सारी जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है वो आपकी खत्म हो चुकी है। इसको बोलते हैं सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, या इसको बोलते हैं बबल बेबी सिंड्रोम। क्यों बोलते हैं बबल बेबी सिंड्रोम डॉक्टर साहबा? सर क्योंकि ये इसका ट्रीटमेंट में हाँ, आप क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जब तक आप करो करो या ना भी नहीं भी होता, तो आप क्या करते हो, बेबी को एक शॉपर के बबल में रख देते हो, इंक्यूबेटर में, या एक शॉपर का बबल बना के आप जब तक बेबी चाहे 18 साल का क्यों नहीं हो जाता, उसको आप उसी बबल में रखते हो, ताकि वो बाहर के एंटीजन से इतना ज्यादा एक्सपोज ना हो। सही है, यस सर। कि एक बंद कमरे में उसको आइसोलेटेड कर लेते हो, इसीलिए इसका नाम है बबल बेबी सिंड्रोम। एक तो मैकेनिज्म ये था कि डिफेक्टिव इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर गामा चेन, यानी इंटरल्यूकिन 2 जो रिसेप्टर है उसकी गामा चेन गुम हो जाए, और वो कब गुम होती है, जब आपको एक्स लिंक्ड रिसेसिव मसला होता है। मैंने आपको बार बार बताया, रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन आरएनए, आरएनए डीएनए, डीएनए जीन, जीन चली गई जो कि एक्स लिंक जीन ऑन द क्रोमोसोम, जीन जो होती है वो क्रोमोसोम पर होती है, ये क्रोमोसोम एक पट्टी होता है बहुत लंबी, उसके ऊपर छोटे छोटे जीन होते हैं जो आगे जाके डीएनए में वो होते हैं, ट्रांसक्राइब होते हैं, या बनते हैं डीएनए में, डीएनए में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, समझ आ गई बात? दूसरा मैकेनिज्म ये था कि आपका जो एडिनोसिन डी अमाइनेज रिसेप्टर है, सॉरी सॉरी दूसरे इसको छोड़े, दूसरा मैकेनिज्म ये था रैग म्यूटेशन। रैग 1 रैग 2 जीन थे जो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन में काम आते थे। वीडीजे रिकॉम्बिनेशन क्या करती थी, मैंने आपको रली का एग्जांपल दिया था कि जैसे रली में डिफरेंट कलर्स डालते हैं हम लोग, ऐसे ही जो वीडीजे रिकॉम्बिनेशन है वो क्या करती है, आपके बी सेल के में रैंडम म्यूटेशंस कराने में हेल्प करती है, रैंडम जीन चेंजेस कराने में हेल्प करती है, तो आपके मल्टीपल काइंड ऑफ एंटीबॉडीज आप जनरेट कर लेते हो। ये एग्जांपल है फॉर रली का, तो वहां पर आप एंटीबॉडीज जो जनरेट करोगे, अच्छा ज्यादा एंटीबॉडीज क्यों जनरेट करवानी है, क्योंकि मल्टीपल करोड़ों टाइप के एंटीजन है आपके एनवायरनमेंट में, तो हर एक एंटीजन के लिए एक अलग काइंड ऑफ स्पेसिफिक बी सेल होता है जो अलग काइंड ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी जनरेट करता है। अगर वो नहीं होगी तो आपको जो बार बार इन्फेक्शन होंगे वो लगते रहेंगे, इसीलिए तो हम इसको बोल रहे सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी। समझ आ गया? यस सर। एक तीसरा मैकेनिज्म ये है, एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडिनोसिन डी अमाइनेज। एडिनोसिन डी अमाइनेज का काम क्या होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा? सर ये डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता डॉक्टर है। साहब, एडिनोसिन डीएमाइनेज का काम ये होता है, ये जो आपका प्यूरिन सेल्वेज पाथवे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, इतना बता देता हूँ, ये एडिनोसिन को आयोनोसिन में, और आयोनोसिन को हाइपोजेंथीन में, फिर ये वापस इसको आईएमपी में, और फिर इससे वापस जो न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह बनते रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, मल्टीपल अल्टीमेटली काम ये होता है कि एडिनोसिन जो है ये एज अ मेटाबोलाइट होता है, इसको आगे बढ़ाना होता है। अगर ये आगे नहीं बढ़ेगा तो ये टॉक्सिक होता है, और ये इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या करती है, लिम्फोसाइट्स को किल करती है। कि जब एडिनोसिन, ये एडीए लिखा हुआ है ना डॉक्टर साहब, देखिए यहाँ पर एडीए लिखा हुआ है, एडीए, एडिनोसिन डीएमाइनेज, ठीक है। सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ ले कि एडिनोसिन डीएमाइनेज बढ़ जाएगा तो आपका डी एटीपी बढ़ जाएगा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज को काम नहीं करने देगा, डिक्रीज डीएनए प्रिकर्सर्स इन द सेल्स, डिक्रीज लिम्फोसाइट्स। कि भाई एडीए अगर नहीं होगा तो एडिनोसिन बढ़ जाता है, और एडिनोसिन क्या होता है, टॉक्सिक होता है।
समझ आ रही है मेरी बात? वो डी-एटीपी को बढ़ा, ज्यादा याद मत करो, बस इतना याद कर लो कि एडिनोसिन, अगर एडिनोसिन डीएमाइनेज नहीं होगा तो एडिनोसिन बढ़ जाएगा और ये डीएनए नहीं बनने देगा, जिसकी वजह से आपके लिम्फोसाइट्स किल होते जाएंगे। ये तो बड़े नुकसान वाली बात हुई ना डॉक्टर साहबा, यस सर। बड़ी नुकसान वाली बात हुई। लेकिन मैंने आपको बताया, अगर खराब घड़ी भी हो दिन में 2 बार सही टाइम जरूर दिखाती है। मतलब इसका नुकसान है तो फायदा भी होगा। फायदा ये है डॉक्टर साहबा, कभी कभार आपको लिम्फोमा हो जाता है, ल्यूकीमिया हो जाता है। और लिम्फोमा ल्यूकीमिया में क्या हो जाता है डॉक्टर साहबा, लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाता है ना आपकी बॉडी में। यस सर। तो हम क्या करते हैं, इस एडीए को खुद ब्लॉक करवाते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रग क्लेड्रबीन और पेंटोस्टैटिन। देख लें, अगर ये एडीए बंद हो जाएगा तो एडिनोसिन बढ़ जाएगा डॉक्टर साहबा। यस सर, बढ़ जाएगा। ये टॉक्सिक होगा, डीएनए नहीं बनने देगा और लिम्फोसाइट आपके कम होते जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए होता है ल्यूकीमिया और लिम्फोमा में, पेशेंट का सर्वाइवल एज बढ़ाने के लिए, कि लिम्फोसाइट का नंबर कम करो थोड़ा सा। और ये आपके हेयरी सेल ल्यूकीमिया, कभी सुनिए कभी हेयरी सेल ल्यूकीमिया? रटा मार लो, हेयरी सेल ल्यूकीमिया, ये उसका ट्रीटमेंट है बंटी ब्रो। किसका ट्रीटमेंट है? हेयरी सेल ल्यूकीमिया। मजा आया? समझ आया कुछ? यस सर। रिपीट करूं? एक बार रिपीट करता हूँ, सुन लें। नॉर्मली नेचर ने क्या किया है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है एडिनोसिन। उस कंपाउंड को मेटाबोलाइज कराने के लिए नेचर ने एक एंजाइम रखा है जिसका नाम है अदा, एडीए। एडीए मतलब एडिनोसिन डी अमाइनेज। अगर ये एंजाइम होगा तो ये एडिनोसिन को आयनोसिन में कन्वर्ट करेगा, आगे डीएनए बनने में काम आ जाएगा। लेकिन अगर एडिनोसिन डी अमाइनेज नहीं होगा तो एडिनोसिन का बिल्डअप हो जाएगा और ये एडिनोसिन टॉक्सिक होता है, जो डीएनए को नहीं बनने देता। अगर डीएनए नहीं बनेगा तो आपका लिम्फोसाइट्स डेथ करते जाएंगे, क्योंकि उनका न्यूक्लियर मटेरियल नहीं बनेगा, उनका न्यूक्लियस नहीं बन पाएगा प्रॉपरली। ठीक है डॉक्टर साहब, ये एक डिलेमा हो गया। अब इसी डिलेमा को हमने क्या किया, एज अ फार्माकोलॉजिक इफेक्ट यूज किया। हमने क्या किया, 2 ड्रग्स बनाए, क्लैड्रबीन और पेंटोस्टेटिन, जिन्होंने खुद से इस एडीए को ब्लॉक किया। उससे क्या हुआ, एडिनोसिन बढ़ गया। एडिनोसिन बढ़ने से क्या हुआ, आपके जो लिम्फोसाइट थे वो किल होना शुरू हो गए। और ये लिम्फोसाइट्स को किल करना हमारा बेसिक मैकेनिज्म होता है लिम्फोमा और ल्यूकीमिया के ट्यूमर में। और कौन से ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट है क्लैड्रबीन पेंटोस्टेटिन? हेयरी सेल ल्यूकीमिया। ठीक है डॉक्टर साहबा। यस सर। किसी और को अगर समझ नहीं भी आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर यकीन नहीं भी आता तो आप देख सकते हैं, हेयरी सेल ल्यूकीमिया आपके हीम में टॉपिक है और क्लैड्रबीन पेंटोस्टेटिन का ट्रीटमेंट है। और कोई सबूत चाहिए तो वो भी मैं दे दूं आपको। ठीक है। और अगर आप देखना चाहें तो क्लैड्रबीन आपका एंटी कैंसर ड्रग भी है। वही सारा जो है वो आपका हेयरी सेल ल्यूकीमिया वाला सीन। देख लें, ये हेयरी सेल ल्यूकीमिया का ट्रीटमेंट। अब ये मैं ऐसे करता था, फर्स्ट ऑफ क्लैड्रबीन आ गई तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से पढ़ लेना है। Unable to be processed by ADA, adenosine deaminase, interfering with DNA synthesis. DNA synthesis नहीं होगी, आपके जो सेल्स हैं वो कम होते जाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया हो जो मैं समझाना चाहता था। ठीक है डॉक्टर साहबा। यस सर। ओके। डॉक्टर अमीर हमजा साहब आए हुए क्लास में? डॉक्टर अमीर हमजा साहब आए हुए हैं क्लास में? चले, नहीं भी आए हुए तो सर चले गए। चले गए, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो बिजी होंगे, रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 3 मैकेनिज्म डॉक्टर संदेश लाल कौन कौन से हो गए, रिपीट कर लें एक दफा, जस्ट रीड कर लें इसको। सर एक आयल 2 का मसला होगा, एक एडीए का मसला होगा, एक रैग म्यूटेशन। बस, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसके सवाल ना आए ना, आपको जो मुझसे वो चाहिए ना, मतलब जो पनिशमेंट चाहे आप उसको दे देना। इन तीनों के अगर सवाल नहीं आए तो आपके यू वर्ल्ड एम्बोस एग्जाम कहीं भी। ठीक है, आंखों में ये बसा लें, अपनी आंखों में तीनों मैकेनिज्म। 1 सेकेंड कह रहा हूँ, कोई एक भी नहीं है जो लेस इंपॉर्टेंट हो। बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज है ये आपकी सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, और डेंजरस भी बहुत ज्यादा है। अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी जो प्रेजेंटेशन क्या आएगी, बच्चा थ्राइव नहीं कर पाएगा, क्रॉनिक डायरिया होती रहेगी, थ्रश होगा,
रैशेज होते हैं, डायपर रैशेज, उनको थ्रश बोलते हैं हम लोग। रिकरेंट वायरल, बैक्टीरियल, फंगल, प्रोटोजोल, छोड़ा क्या इसने, सबके तो इन्फेक्शन करवा दिए। कोई नया ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसका भी ये लिख देता, क्योंकि इम्यूनिटी है ही नहीं ना, तालियां बजाता बैठे रहेगा इम्यून सिस्टम। डिक्रीज्ड टी सेल रिसेप्टर एक्सिस्टेंस सर्किल्स, ये जो टी रैक्स होते हैं ये जस्ट ये बताते हैं कि आपके जो टी सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट नॉर्मली डेवलप कर रहे हैं या मैच्योर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब वो नॉर्मली मैच्योरिंग नहीं होती, नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं होती, तो टी रैक्स कम होते हैं आपकी बॉडी में। बस इतना याद कर, ये लैब फाइंडिंग है, लैब फाइंडिंग को रट्टा मारा जाता है, जैसे आईजीजी के लेवल को रट्टा मारा जाता है। पार्ट ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग फॉर SCID, अगर एक चीज न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग में आ रही है मतलब यूएस में बहुत ज्यादा कॉमन है, और जो चीज यूएस में कॉमन होती है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एब्सेंस ऑफ थायमिक शेडो ऑन चेस्ट एक्सरे, जर्मिनल सेंटर्स, अंधे को भी पता हो अगर बी सेल नहीं बन रहे तो जर्मिनल सेंटर खाक होंगे, ठीक है, जर्मिनल सेंटर भी नहीं होते लिम्फ नोड बायोप्सी पे, टी सेल्स नहीं मिलते आपको फ्लोसाइटोमेट्री पे, सब चीजें एब्सेंट होती हैं, ठीक है। फ्लोसाइटोमेट्री टेस्ट होता है, वो हम कभी पढ़ेंगे बायोकेम में। आगे चला जाए डॉक्टर साहब? यस सर। ओके, एक और कंडीशन है जिसका नाम है एटेक्सिया टेलेंजिक्टेजिया। डॉक्टर सोनिका मुझे बताएंगे इसका क्या मकसद है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड एटेक्सिया एंड टेलेंजिक्टेजिया? जी डॉक्टर दुर्गानी। blood vessels, excision of blood vessels, abnormal dilation. हाँ, विद कॉन्फिडेंस बताओ। अभी मैंने इतना आप लोगों को 10 मिनट का लेक्चर दिया कि यार कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस, अगर एक चीज आ रही है तो उस पर कॉन्फिडेंस रखो, भले गलत हो। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। टेलेंजिक्टेजिया क्या होता है? लाउडली। Dilation of blood vessels. हाँ, एबनॉर्मल एक चीज आ रही है ना, यही तो एग्जाम में होता है कि आपको आ तो रहा होता है लेकिन आप सोचते हो यार सही हो या नहीं हो। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। आपकी जो जो वो है ना, जबानी लड़खड़ा रही है इस वक्त। एटेक्सिया बोलते हैं, एटेक्सिया बोलते हैं जब आप प्रॉपरली घूम नहीं पा रहे हो, ठीक है। एटेक्सिक बोलते हैं गेट को, ठीक है। एटेक्सिक मतलब घूम नहीं पा रहे हो आप प्रॉपरली, ठीक है। लहर लहर के घूम, लहरा लहरा के घूम रहे हो, जैसे बेवड़ा शराबी घूमता है। टेलेंजिक्टेशिया बोलते हैं, डॉक्टर सोनिका अपनी माइक को सेट करें या इसको ऑफ कर दे। टेलेंजिक्टेशिया बोलते हैं एबनॉर्मली डायलेटेड वेसल्स को। अगर एबनॉर्मली डायलेटेड वेसल्स होंगी तो वो ऐसे पिटिका अपीयर होते हैं जैसे इस अम्मा के गालों पर अपीयर हो रहे हैं, रेडिश रेडिश डॉट डॉट पिटिका बोलते हैं इसको, ठीक है। कि वेसल्स जो फट रही होती हैं, रप्चर्ड ब्लड वेसल्स, डायलेटेड ब्लड वेसल्स। अल्टीमेट मसला ये होता है, ये होता क्यों है आपको? डिफेक्ट इन एटीएम जीन, एक जीन होती है जिसका नाम है एटीएम। उसका उस जीन का नॉर्मली काम ये होता है कि वो कोई ऐसा एंजाइम बनाए या कोई ऐसा प्रोटीन बनाए जिससे क्या हो कि आपका जो डीएनए डैमेज हो रहा है वो डिटेक्ट हो। डॉक्टर सितलानी, अगर आपको याद हो तो हम जब बचपन में पढ़ते थे तो एक जो नाइट्रोजनस, एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 नाइट्रोजनस, उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, फॉस्फेट होता है, एक जो कोडॉन होता है उसमें फिर 3 नाइट्रोजनस बेसेस आते हैं। ऐसे सही कह रहा हूँ ना मैं? ऐसे जो कोडॉन होते हैं, ऐसे जो कोडॉन है वो कई सारे होते हैं, तो जीन जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन होती है वो बहुत लंबी होती है। तो उसमें जो चीज रिपीटेटिवली हो रही है तो उसमें तो गलतियां होने के चांसेस भी होते हैं। जैसे मैंने फॉर सपोज आपको क्रॉस प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटीजन बताने में की थी एक दफा, या डॉक्टर संदेश लाल ने की थी जो आपकी प्रीसेंसिटाइज्ड वाली बात है उसको समझने में। लेकिन क्योंकि मैं रेक्टिफायर यहाँ पर बैठा हुआ था या मुझे रेक्टिफाई करने के लिए आप बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने एक दूसरे को बता दिया कि सर ये इस तरह नहीं होता, ये इस तरह होता है। yes, इसी तरह से नेचर ने आपको डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करने के लिए कुछ एंजाइम दिए होते हैं जो नॉर्मली एटीएम जीन से बनते हैं। अगर वहां पर डिफेक्ट हो तो आपका डीएनए डैमेज डिटेक्ट नहीं होगा, तो आपकी जो नॉलेज होगी वो गलत फीड होती जाएगी। yes, तो अल्टीमेटली क्या होगा? फेलियर टू हॉल्ट प्रोग्रेशन ऑफ सेल साइकिल, कि सेल साइकिल नहीं होगी, म्यूटेशन अकमुलेट करती जाएंगी, और जो आपके नॉर्मल सेल्स हैं वो आपके डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। और जब वो सेल्स डेवलप नहीं होंगे तो हो सकता है कि सेरिबेलम के भी ना होते हो, सेरिबेलार डिफेक्ट हो जाएगा। आपके जो वेसल्स हैं वो डायलेटेड हो जाएंगे, स्पाइडर एंजियोमास हो जाएंगे, टेलेंजिक्टेशिया जैसे ये आपको दिख रहा था यहाँ पे पिक्चर ए में। yes, IgA डेफिशिएंसी की एसोसिएशन है, हो भी सकती है। इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, लिमिट एक्सरे एक्सपोजर, याद करने वाली बात है कि भाई जब आपकी जो वेसल्स हैं वो ज्यादा सन को एक्सपोजर या एक्सरे की एक्सपोजर को होल्ड नहीं कर पा रही, बचा के रखो अपने पेशेंट को। अल्फा फीटोप्रोटीन की लेवल ज्यादा होंगी, मार्कर है, रटा मारना है। IgA कम होगा, IgG कम होगा, IgE कम होगा।
लिम्फोपीनिया हो जाएगी, लिम्फोसाइट्स नहीं बन पाएंगे। अब ये मुझसे बराए मेहरबानी मत पूछिएगा कि लिम्फोसाइट्स अब क्यों नहीं बन रहे, ये इतना मैंने यहाँ पर झचर खाना बताया हुआ है आप लोगों को कि डीएनए डैमेज को डिटेक्ट करने वाली चीजें हैं ही नहीं, तो वो म्यूटेशन अकम्युलेट होंगी, एपोप्टोसिस होती जाएगी, तो लिम्फोसाइट्स का क्या खाक बनेंगे, सेरिबेलर एट्रोफी हो जाएगी, इंक्रीज रिस्क ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया। ठीक है डॉक्टर साहब। यस सर। अब अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहो ना, जब आप खुद पढ़ रहे हो अपने हिसाब से, आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है बायोकेम। बायोकेम का पेज नंबर कौन सा है? 744। नहीं, बायोकेम का पेज नंबर कौन सा है? 31। यहाँ 31 पेज पर आपको जाना है। जीन रिपेयर वाला जो टॉपिक है वो ऊपर लिखा हुआ है, ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक आपके इस वाली बुक में नहीं है क्या? मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा अपनी बुक में। 31 बायोकेम मॉलिक्यूलर, ये देख लें, यहाँ लिखा हुआ है नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, कि नॉर्मली अगर क्या होता है, आपके जो एक जीन है जिसमें एक डीएनए है, क्रोमोसोम है, उसमें अगर आपका कहीं भी मसला आ गया है तो नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग रिपेयर होता है, जो आपको ये नॉर्मल बना के देता है फ्रॉम द एबनॉर्मल वंस। अगर ये वाला मैकेनिज्म नहीं होगा तो आपको एटेक्सिया टेलेंजियोप्लास्टिया हो सकती है, और एटेक्सिया टेलेंजियोप्लास्टिया में 3 सिस्टम खराब होते हैं। अगर आपको ये नजर आ रहा है मेरा नोट जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अब ये शायद मैंने बीएनबी से कॉपी किया हुआ है। एक एक स्किन का मसला, दूसरा आपके सीएनएस का मसला, तीसरा आपके इम्यून सिस्टम का मसला। मसला क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे एक एटीएम जीन होती है, वो प्रॉपरली नहीं बन पाती, जिसकी वजह से ऐसे एंजाइम नहीं बन पाते जो आपकी नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग रिपेयर में काम आ रहे थे। इसका मैं कॉपी करके आपको दे देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ ब्रो, ना करो तंग, शिट कॉपी नहीं हो रहा। खैर आप लोगों को समझ आ गया, मैं देखता हूँ अगर कॉपी होता है तो आप लोगों को भेजना हो गया। कहने का मकसद ये हुआ, एटेक्सिया टेलेंजियोप्लास्टिया में 3 सिस्टम आपके डिफेक्टिव होते हैं, सीएनएस, स्किन, इम्यून सिस्टम। बस इतना याद कर लो, बहुत है। ठीक है, ओके। तो इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किया कीजिए अपने पढ़ाई के टाइम पे, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरे हिसाब से इसमें। ओके, तो हमने एटेक्सिया टेलेंजियोप्लास्टिया कवर कर लिया। डॉक्टर संदेश लाल, आपको समझ आ गया जो मैंने चीजें बताना चाहिए थी आपको? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। अब ये चीज आप लोगों को मैंने पहले ही ऊपर पढ़ा दी थी, जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और टी सेल्स की आपस में मुलाकात हो रही थी, या बी सेल और टी सेल की आपस में मुलाकात हो रही थी, तो एक CD40L होता है जो टी हेल्पर सेल्स पे प्रेजेंट होता है, दूसरा होता है T40। दोनों जब आपस में मिलते हैं तो क्लास स्विचिंग होती है। क्लास स्विचिंग का मकसद यही होता था कि आईजीएम को आपने आईजीजी, आईजीए और आईजीई में कन्वर्ट करना। अब क्योंकि ये क्लास स्विचिंग नहीं होगी तो आपको क्या होगा, आईजीजी, आईजीए, आईजीई लेवल्स कम होंगे, आईजीएम लेवल्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पेरेंट एंटीबॉडी होती है। मसला क्या होता है अल्टीमेटली, आपके फेलियर टू मेक जर्मिनल सेंटर्स। प्रेजेंटेशन कैसी आएगी, सिवियर पस वाले इन्फेक्शन होंगे, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होंगे, नियोमोसिस्टिस का, क्रिप्टोस्पोरिडियम का, सीएमवी का। ये तीनों जो इन्फेक्शन है इन रिलेशन टू हाइपर आईजीएम याद कर ले, बहुत ज्यादा काम आएगा। CD40L, ये वाला जो है, वन सेकेंड बता देता हूँ।
सबसे पहले एंटीजन आता है आपके आईजी एमएचसी पर, टी सेल को प्रेजेंट करेगा, CD40 और CD40L आपस में बाइंड होंगे, साइटोकाइन रिलीज होंगे, वो साइटोकाइन क्या करेंगे, यहाँ पर जो आईजीएम है उस आईजीएम को दूसरी एंटीबॉडीज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। अगर ये वाला स्टेप नहीं होगा तो आईजीएम जो है वो इनमें दूसरी चीजों में कन्वर्ट नहीं होगा, यानी आईजीए, आईजीजी, आईजीई में नहीं होगा, तो आईजीएम के लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसको बोलते हैं हाइपर आईजीएम सिंड्रोम। और नतीजतन क्या होगा, आपकी जो एंटीबॉडीज की वैरायटी नहीं होगी तो आपको बार बार इन्फेक्शन लगते रहेंगे, जैसे नेमेसिस वायरस को याद कर लें ऐसे। लास्ट जो आपके टी और बी सेल दोनों का मसला है वो होता है विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम। विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम में क्या होता है, वंस अगेन म्यूटेशन होती है, वंस अगेन जीन का मसला है। WAS जीन होती है जो नॉर्मली क्या बना रही होती है, साइटोस्केलेटन। डॉक्टर संदेश लाल, डॉक्टर सोनिका, आप बताएं मुझे एक्टिन साइटोस्केलेटन का नॉर्मल काम क्या होता है? ये जो साइटोस्केलेटन होता है आपके सेल साइटोप्लाज्म में, इसका नॉर्मल काम क्या होता है डॉक्टर सीतलानी? हाँ हाँ, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करना, या आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो एक अलग काम है। सेल्स, वो मसल सेल साइटोप्लाज्म, जब मैं आपसे पूछूं, जब आपको मैं मस्क्यूलो पढ़ा रहा हूं तब बताइएगा। फिलहाल अगर इम्यूनो की बात चल रही है तो यहाँ पर इसका काम होता है आपके फ्लो को कंटिन्यू करना, फ्लो यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अगर ये आपका नहीं होगा, जो आपका WAS जीन, तो क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स अनएबल टू रीऑर्गेनाइज एक्टिन एंड साइटोस्केलेटन, सॉरी रीऑर्गेनाइज एक्टिन साइटोस्केलेटन, डिफेक्टिव एंटीजन प्रेजेंटेशन, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटेशन में आपके ट्रांसपोर्ट की जरूरत थी कि बाहर से पहले आपको एंटीजन उठाना था, फिर उस एंटीजन को आपने लाइसोसोम में लेके जाना था, फिर उसको MHC1 से मिलाना था, फिर आपने उसको MHC2 से मिलाना था, फिर आपने उसको झंडे की तरह प्रेजेंट करना था। तो यहाँ पर फ्लो की या ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी काम कर रहे होते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन वो जो है वो इस वक्त कहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे किस लिए काम कर रहे हैं, inside the cell movement toward the मूवमेंट site के of लिए। infection. डॉक्टर साहिबा एक चीज याद कर लीजिए, जैसे ही आप कोई भी सवाल पढ़ रही है ना एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, पहली 4 लाइनों में आपने सबसे पहली चीज यही इंटरप्रेट कर लेनी है कि ये सवाल किस मॉड्यूल का है, किस सिस्टम का है। उससे क्या होगा, जो आपके माइंड में जो समंदर पड़ा हुआ है ना नॉलेज का, उसको आप डाउन साइज करके लेके आओगे एक छोटे से गिलास में, कि भाई अब वो जो मुझे अपना दिमाग चलाना है जस्ट इम्यूनो के ही अंदर चलाना है। ऐसा नहीं कि इम्यूनो वाले सवाल पे आप मस्कुलो वाला दिमाग चलाते रहें, तो उससे क्या होगा, आपके सवाल के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। और ये एक और चीज बता दो, लेकिन आपको ट्रिक्स दोनों आनी चाहिए कि समंदर से गिलास में कैसे जाना है, गिलास से समंदर में वापस कैसे जाना है, कि नॉलेज को आप शफल करते रहो। और ये बहुत इजी है जब आपके रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे एक दिन। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विस्कॉट एल्ड्रिच में अल्टीमेटली क्या होगा भाई, क्योंकि आपका एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं कर रहा तो टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे, बी सेल एक्टिवेट का क्या क्या खाक होंगे, तो डिक्रीज हो सकते हैं या नॉर्मल हो सकते हैं, IgG-M, IgG और IgM। अब IgE और जो IgA बढ़ते हैं बहुत ज्यादा, इसका मुझे खुद को भी इतना खास समझ नहीं आता, फिलहाल मेरा रटा लगा लेता हूँ बस इसको। ठीक है, मे भी इस वजह से क्योंकि ये आपके जो एंटीजन है बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, शायद वो मास्ट सेल्स को एक्टिवेट करवाते हैं, और मास्ट सेल्स की वजह से वो स्टिमुलेट करता है बी सेल्स को बार बार, क्योंकि मसला जो है वो APC का है, मास्ट सेल का मसला नहीं है, समझे बात को। और जो एंटीजन आ रहे हैं वो अब एंटीबॉडीज क्योंकि क्लियर नहीं करवा रही, तो वहां पर क्या होगा कि जो आपके एलर्जन होंगे वो बार बार आपके IgE को स्टिमुलेट करते होंगे, या जो आपकी म्यूकोजा पे आपके जो होंगे वो IgA की प्रोडक्शन को बार बार स्टिमुलेट करते होंगे। लेकिन जब तक प्रॉपरली IgG IgM नहीं बनेगा, IgG सबसे बहुत ज्यादा बेहतरीन आपके घर का बच्चा है, होता छोटा है लेकिन बड़ा काम वाला होता है। अगर ये नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगी, आपके जो प्लेटलेट्स होंगे वो रिमूव होते जाएंगे, एक्जिमा होगी, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शंस होगी, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज और मैलिग्नेंसी होगी। अब इन हर एक की जस्टिफिकेशन अगर मैं देने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस इसको रट्टा मार लो, बहुत है। आपको इतना पता होना चाहिए कि ये इसको कैसे याद रखता हूं मैं, कि एक छोटा बच्चा होता है वो वेस्ट कोट पहनता है अपना ईद पे, वेस्ट कोट वाली जगह पे इसको क्या होते हैं, रैशेस हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं विस्कॉट एल्ड्रिच। जो वेस्ट कोट वाली जगह है, जो ट्रंक है, यहाँ पर इसको पिटिकाए होते हैं, क्यों, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स टूटते जाते हैं, फ्यूअर एंड स्मॉलर प्लेटलेट्स। अब जो प्लेटलेट कम होते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है सेल डिवीजन में, क्योंकि आपकी जो सेल डिवीजन उसकी डेफिनेशन यही होती है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म्स।
कि दो साइटोप्लाज्म जब डिवीजन होते हैं और फिर न्यूक्लियस रेप्लिकेट करके दूसरा बनाता है, अगर ये साइटोस्केलेटन सही से काम ही नहीं कर रहा तो क्या डिवीजन हो पाएगी? नहीं होगी। आपको कोई मुझे बताएगा कौन सा स्टेप होता है? मेटाफेज कभी सुना है? मेटाफेज और एनाफेज? दोस्तों मेटाफेज एनाफेज सुना है कभी डॉक्टर संदेश लाल आपने? यस सर। मेटाफेज में मसल स्पिंडल होती है, मसल स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल की बनी होती है। वो जो मसल स्पिंडल होती है वही तो आपकी सेल डिवीजन में काम आते हैं। अगर ये मसल स्पिंडल्स ठीक से काम नहीं करेंगे तो खाक आपकी सेल डिवीजन होगी, और सेल डिवीजन नहीं होगी तो खाक आपके जो प्लेटलेट्स होंगे वो बन पाएंगे, इसीलिए आपको Yes, sir. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होती है। जब प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो आपके जो वो है क्या नाम है, जो आपकी वेजल्स हैं उनके लिए प्रॉपर जो कोएगुलेबिलिटी होगी वो नहीं हो पाएगी, अब नॉर्मल होगी तो वो कहीं भी क्लॉट बना देता है, कुछ भी कर देता है, तो वो आपके पेटिकाई की तरह रप्चर हो जाएंगी, ब्लड वेजल्स बार बार रप्चर होती रहेंगी, क्योंकि अब उस इंजरी को रिकवर करने कोई नहीं आ रहा। इतना ज्यादा डीप में ना भी जाओ, सिंपल याद कर लो उसका एक निमोनिक है वाटर, विस्कॉट, एल्ड्रिच, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एक्जिमा, रिकरेंट पायोजेनिक इन्फेक्शन, दैट्स इट। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बहुत है, एक्सलिंग रिसेसिव होता है। समझ आ गया इतना? Yes, sir. ओके ओके ओके। सवाल है यहाँ पर आपके, तो मैं वो आपको थोड़े बहुत एक सवाल मेरे पास था, रुके मैं यहाँ पर देखता हूँ। हाँ ये सवाल था, करें आप लोग ये पढ़ें जब तक मैं पानी पी लूँ। ठीक है, ओके डॉक्टर सोनिका, ओके। जी डॉक्टर संदेश लाल, हो गया अटेम्प्ट, क्या कर रहे हैं? हाँ सर, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, परफेक्ट। नहीं भी आ रहा तो आई एम हैप्पी कि आपने कम से कम बताया है। डॉक्टर साहब नहीं आ रहा, आप जजमेंट से नहीं डर रहे, पढ़ें सवाल को। कहाँ से पढ़ेंगे सवाल को? जो मैंने आपको ट्रिक सिखाई है पढ़ने, सवाल पढ़ने वाली। 43-year-old नहीं डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, आपने 43 ईयर ओल्ड, हाँ वो आप वहीं से हाँ एंड से पढ़ेंगे आप। ओके ओके, गुड गुड, गो ऑन, समझ गया मैं। हाँ ये जो 43 ईयर ओल्ड है ना डॉक्टर साहब, ये आप जब एग्जाम भी दे रहे हो ना, इसको पढ़ो मत, तो पढ़ोगे टाइम लॉस करेगा, आंखों में देखो बस इसको, ठीक है? गो ऑन। You refer the patient to the dermatologist who performs a punch biopsy that reveals the target of the autoantibodies is and desmoglein 3. और ओके डॉक्टर सोनिका, जब आपको ऑटो एंटीबॉडीज का पता चला, डेस्मोग्लेन 3 का पता चला, कौन से दो मॉड्यूल आपके माइंड में आने चाहिए? एक इम्यूनो, दूसरा मस्क्यूलो, या दूसरा डर्मा, ठीक है डॉक्टर साहब? ऐसे ही है ना? ठीक है, आगे पढ़ें आप। Which of the following utilize the same hypersensitivity reaction is one of this patient is experiencing? हाँ, टोटल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं संदेश लाल? 4. 4 टाइप्स के होते हैं। पहले में क्या पढ़ा था हमने? सर वो होती है हिस्टामिन वगैरह रिलीज होता है इंस्टेंट और डॉक्टर साहब हाँ गुड गुड, लेकिन हाँ गुड, लेकिन मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, आईजीई को ज्यादा याद रखा करो। यस सर। क्या आईजीई का जिक्र है ऊपर कहीं भी इन 4 लाइनों में? नो सर। नहीं है। उसके बाद हमने जो चौथी पढ़ी थी टाइप, वहां पर टी सेल का कॉन्सेप्ट था। यस सर। एंटीबॉडीज का तो उसमें कोई वास्ता ही नहीं था, मतलब वो भी रूल आउट हो गई। यस सर। एंटीबॉडीज तो 2 जगह पे थी, एक आपका टाइप 3 में, एक टाइप 2 में। यस आगे सर। फिर मतलब जो टाइप 3 थी वहां पर इम्यून कॉम्प्लेक्स का नाम था, यस सर। ठीक है ना डॉक्टर साहब? यस सर। क्या इम्यून कॉम्प्लेक्स की बात इन्होंने यहाँ पर करी है कहीं भी किसी इसमें नो सवाल में? सर।
नहीं नो करी, तो सर। कौन सी बच जाती है? 2। टाइप टू के अब जो भी एग्जाम्पल्स थे वो आपको रटे मारने थे। यस सर। अगर हम यहाँ पर रूल आउट करने जाते हैं, निकल एलर्जी टाइप 4 में पड़ा हुआ था, पीपीडी फॉर ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन टाइप 4 में पड़ा हुआ था, आर्थस रिएक्शन टाइप 3 का लोकलाइज्ड था, बी स्टिंग टाइप 1 में पड़ा हुआ था। यस सर। अभी तक तो मैंने कॉन्सेप्ट खोला ही नहीं है, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट नहीं खोला, अभी तो मैंने यूँ समझ लें कि एक और तरीका इस्तेमाल किया। मतलब अभी तो मैंने पूरा खजाना जो पिटारे नॉलेज का पिटारा है वो मैंने खोला ही नहीं है। फिलहाल तो हमने ऐसे सवाल सॉल्व किए कि जैसे हमें कुछ पता भी नहीं था, क्योंकि आपको नहीं आ रहा था फर्स्ट वो सवाल। ठीक है, अब आते हैं यस हम सर। इसके प्रॉपर मैकेनिज्म पर, कि जब हमने ये पढ़ा कि पंच बायोप्सी पे हमें ये पता चला कि यार ऑटो एंटीबॉडीज बन रही हैं अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 3। डेस्मोग्लिन 3 आपका हेमीडेस्मोसोम होता है, हेमीडेस्मोसोम में होता है और आपके मतलब कहीं सेल में होता है। और हमने ये पढ़ा था जब भी सेल सरफेस से कोई भी एंटीबॉडी बाइंड करती है तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी एक्टिवेट हो जाती है। यस सर, रिपीट कर दें। मेरी जान देखिए, जो डेस्मोग्लिन 3 है यस सर। एक असल में एक डिजीज होती है पेम्फिगस वल्गैरिस, वो आप आगे जाके पढ़ोगे। यस ठीक सर। है, उसमें क्या होता है कि आपका जो सेल होता है ना, सेल या जो सेल का जंक्शन होता है, दो सेल के जो जंक्शन होते हैं उस जंक्शन पे जाके एक एंटीबॉडी जाके वो उसको तंग करती है, तोड़ती है उस जंक्शन को। यस सर। ठीक है, अब जब वो तोड़ती है उसको, मतलब अल्टीमेटली हमें ये पता चला कि किसी ना किसी सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है, और ये चीज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में हो रही थी। यस सर। ठीक है, मतलब हमें पता लग गया कि भाई ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का केस है। यस सर। और फिर हमने पढ़ा था कि एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो होता है उस थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट टीएसआई एंटीबॉडीज बनती हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज बनती हैं। यस और सर। जो टीएसआई एंटीबॉडीज थी वो भी टाइप 2 का टाइप था, और वो भी ग्रेव्स में होता था। यस सर। तो सवाल ने पूछा हुआ है कि कौन, ये जो ऊपर सवाल है या ऊपर जो भी मैकेनिज्म चल रहा है वो कौन से दूसरे डिजीज में चल रहा होता है, तो वो ग्रेव्स डिजीज में चल रहा होता है। यस सर। अब जो हमारा पैटर्न है, आपने क्या करना है, सवाल पढ़ा, अब आप यहाँ पर लिखो ग्रेव्स, और देखो कि जहां जहां ग्रेव्स है आप वहां से पढ़ते जाओ। ठीक है, या जो हमारा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी था वहां पर ये होगा, ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी पड़ा हुआ है। देखिए इसमें एक एग्जांपल है पेम्फिगस वल्गैरिस, दूसरा है ग्रेव्स डिजीज। और ये चीज कल भी मैंने आप लोगों को बोली है कि ये वाले जो आपके हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्यूलर डिसफंक्शन के टाइप में। भाई सेल के रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर रहा है ग्रेव्स में भी, और पेम्फिगस वल्गैरिस सेल के किसी खास स्ट्रक्चर पे जाके बाइंड कर रहा है। सेलुलर डिसफंक्शन में दो एग्जांपल है, ग्रेव्स डिजीज, पेम्फिगस वल्गैरिस। उन्होंने पेम्फिगस वल्गैरिस का मैकेनिज्म खोल के दिया हुआ था, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है कि आपने पेम्फिगस वल्गैरिस नहीं पढ़ा हुआ तो आपको समझ नहीं आया। जिनका पढ़ा हुआ था डॉक्टर सितलानी, डॉक्टर दुर्गानी, इन्होंने सही जवाब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपको नॉलेज होना मस्ट है कि भाई पेम्फिगस वल्गैरिस क्या होता है। अब अगर आप अकेले पढ़ रहे होते तो आप क्या करते, पेम्फिगस वल्गैरिस का टॉपिक खोल के पढ़ लेते। अभी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप पढ़ लेते हैं यहाँ से पेम्फिगस वल्गैरिस क्या होती है, बुलेस पेम्फिगोइड क्या होता है। पेम्फिगस वल्गैरिस में अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 3 बन रहे होते हैं, तो यहाँ पर अगेंस्ट हेमीडेस्मोसोम बन रहे होते हैं एंटीबॉडीज। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी भी यहाँ पर लिखा हुआ है, देख ले अगर यकीन नहीं आता तो, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। साथ ही साथ आपने क्या करना था, फिर यहाँ पर आपने ग्रेव्स का टॉपिक सर्च करना था। ग्रेव सर्च करी नीचे जाके, ये सारा टॉपिक आपने कवर कर लिया यहाँ से यहाँ तक। एक क्वेश्चन में आपके 4-5 टॉपिक कवर हो गए। देखिए अगर यकीन नहीं आता तो लिखा हुआ है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी यहाँ भी। यस सर। ठीक है, ये भी लिखा हुआ है कि टीएसआई एंटीबॉडीज, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीजी कैन कॉज ट्रांसिएंट नियोनेटल हाइपरथायरॉयडिज्म, ब्ला 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 ब्ला। वो बाद में देख लीजिएगा आप लोग। अगर समझ नहीं आ रहा तो आपने ग्रेव्स का लेक्चर सुन लेना है, आपने पेम्फिगस वल्गैरिस का यूट्यूब से लेक्चर सुन लेना है, आपका कवर हो जाएगा मोस्टली। पैटर्न यही है, ठीक है, बेस्ट पैटर्न यही है कि आप टॉपिक सवाल लो, सवाल की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, उसका लेक्चर सुनो, फर्स्ट एड से पढ़ो, बंद कर दो। अगर अगले 4 साल तक टॉपिक भूल जाए आप मुझसे बात करिएगा। टॉपिक का कॉन्सेप्ट रटे भूल जाते, टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा आपसे। हाइपर सेंसिटिविटी में मुझे अब मरते दम तक याद रहेगी इंशाल्लाह। ठीक है यस सर। डॉक्टर साहब, आपको समझ आ गया डॉक्टर शीतलानी जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है इसका? आई नो कि आपको ऑलरेडी पता था, बट स्टिल कुछ और गेन हुआ आपको? Yes, आगे चलें? yes, sir. ओके, परफेक्ट, गुड गुड। डॉक्टर शीतलानी, आपको एक बात पता है कि जब आप छोटे से बेबी थे तो जो आपके उम्बलाइकस था, जो आपका जो उम्बलाइकल रीजन है, जो नाभि है, वहां से प्लेसेंटा अटैच थी जहां से आप अम्मा से अपना खाना वगैरह लेते थे। Yes, सही कह रहा हूँ? yes, sir.
और जब आप पैदा हुए थे सिजेरियन सेक्शन से, तो आपका जो उम्बिलिकस था डॉक्टर्स ने कट किया था, ठीक है, वहां पर एक छोटी सी हल्की सी पूंछ रह जाती है, ठीक है, या एक मतलब एक एक्सटेंशन रह जाती है उसकी, सही है। ओके। अब वो जो एक्सटेंशन है वो आज तो हमारी बॉडी में नहीं होती, वो कहाँ चली गई। अम्मा से पूछोगे, अम्मा कहेगी बेटा 2-3 हफ्ते में डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो खुद ही गिर जाएगी। वो खुद कैसे गिरी थी? वो खुद ऐसे गिरी थी कि जो आपके न्यूट्रोफिल्स थे, जो आपके मैक्रोफेजेस थे, जो आपके दूसरे डब्ल्यूबीसीज थे, उन्होंने क्या किया था, उसको ईट कर लिया था, उसको फेगोसाइटोज कर लिया था, उसके टिश्यू को एपोप्टोस्ट कर लिया था। ओके। अगर आपने अगर कभी वो फ्रॉग की जो है लिम्स देखी हो, तो उसकी जो 5 उंगलियां होती हैं वो आपस में मिली होती हैं इस तरह से। जब आप छोटे से बंटी थे अम्मा के पेट में, उस टाइम भी आपकी जो जो उंगलियां थी वो आपस में मिली हुई थी, जैसे उंगलियों के बीच में लगी स्पेस ना हो। ये जो स्पेस क्रिएट हुई थैंक्स टू न्यूट्रोफिल्स, कि उन्होंने एपोप्टोसिस करवाई इस रीजन की। अदरवाइज आपके फिंगर्स, आपने ऋतिक रोशन देखे हैं एक्टर, उनके जो है वो 6 लिम्ब वो हैं, फिंगर्स हैं। ओके। हाँ, या किसी किसी आपके दोस्त की भी होती होंगी, अंगूठे 2 होते हैं उनके। ये इसलिए होता है, एक तो एक जीन कॉम्प्लेक्स का होम्योबॉक्स जीन का मसला होता है, दूसरा समटाइम ये होता है कि ये सेपरेट नहीं हो पाते एक दूसरे से फिंगर्स, क्योंकि इनको सेपरेट कैसे करना होता है, इनको सेपरेट ऐसे करना होता है, मैं दिखाता हूँ। इन्फ्लेमेशन या ल्यूकोसाइट एडिशन लिखते हैं। जो पूरा प्रोसेस होता है कि सबसे पहले कोई भी जो जब आपका इन्फ्लेमेशन होता है ना, कीमोकाइंस जब न्यूट्रोफिल्स को बुला रहे होते हैं, तो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स है जो न्यूट्रोफिल्स है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं, वो सबसे पहले मार्जिनेट और रोल होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं। अटैच होने के बाद डाइट बाइंडिंग होती है। डायपिडेसिस का मकसद ये होता है कि ब्लड से लेकर थर्ड स्पेस में आते हैं जहां पर आपका एक्चुअल इंजरी चल रहा होता है। समझ आ रही है बात ये वाली, कि ये यस। न्यूट्रोफिल है तो ये घूमता फिरता हुआ अल्टीमेटली ब्लड से निकल के उस जगह पे आएगा जहां पर आपको जरूरत है इसकी। अब जो सेकंड स्टेप है टाइट बाइंडिंग वाला, यहां पर क्या होता है, आपको चाहिए होता है एडिशन वाला स्टेप। कौन सा स्टेप? एडिशन वाला स्टेप। और वो तब होता है जब आपके पास CD11-18 इंटेग्रिन, जिसको हम बोलते हैं LFA1 और MEC1 हो आपके ल्यूकोसाइट के ऊपर, आपके न्यूट्रोफिल के ऊपर, आपके पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल के ऊपर, ये वाला LFA1, और आईकेम हो आपकी, या वीकेम हो आपकी एंडोथीलियम पर। समटाइम क्या होता है कि ये जो LFA1 है ये डिफेक्टिव होता है, ये वाला LFA1, ये वाला। समझ आ रही है बात? यस सर। समटाइम अगर ये वाला डिफेक्टिव हो तो क्या टाइट बाइंडिंग हो पाएगी यहाँ पे? नहीं होगी सर। नहीं होगी। तो जो न्यूट्रोफिल होंगे क्या अपनी साइट, अपनी ब्लड को छोड़ के साइट ऑफ इन्फेक्शन पे जा सकेंगे? नहीं जा सकते। क्या इन्फेक्शन क्लियर होगा? नहीं। इन्फ्लेमेशन क्लियर होगा? नहीं होगा। तो मतलब सारी उम्र वहीं पर पड़ा रहेगा। इसी तरह से जो आपके जो अम्बलाइकल जो वो अम्बलाइकस है, वो भी कभी एपोप्टोस नहीं हो पाएगा, क्योंकि अम्बलाइकस के लिए भी आपको, अम्बलाइकस को तोड़ने के लिए भी न्यूट्रोफिल को ब्लड को छोड़ना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। और वो बाहर तभी आ सकता है जब अटैच हो। और अटैच कब नहीं होता? जब आपको ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी टाइप 1 हो जाए। सही है डॉक्टर साहब? CD18 इंटेग्रिन सब यूनिट गुम हो जाए। समझ आ गया? ठीक है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ल्यूकोसाइट एडिशन टाइप 1 होता है, तो टाइप 2 भी होता है। टाइप 2 उस चीज को बोलते हैं जिसमें स्टेप 1 ना हो, ये वाला मार्जिनेशन और रोलिंग वाला। ये डीपली आप खुद पढ़ लीजिएगा इसको। बाकी ये वाला ज्यादा आपसे पूछा जाता है, टाइप 1 वाला बहुत ज्यादा मशहूर है। CD11, CD18 इंटेग्रिन, LFA1, MEC1, इन चारों में से कभी कोई नाम यूज करेगा, कभी कोई नाम यूज करेगा। मकसद होगा ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं लेड, LAD। टाइप 1 autosomal recessive condition, defect in LFA1 integrin, CD18 protein on phagocytes यानी न्यूट्रोफिल, लीड्स टू impaired migration। अब समझ आ गया माइग्रेशन वहां पर बढ़ के है, एंड कीमोटैक्सिस बाय C5a, इंटरल्यूकिन 8, ल्यूकोट्राइन B4। ये तीनों आपके कीमोकाइंस है जो न्यूट्रोफिल को बोलते हैं जानी इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मसला हो गया है। और अगर ये न्यूट्रोफिल आपके ट्रेवल नहीं होंगे तो लेट सेपरेशन यानी ग्रेटर देन 30 वीक्स उम्बिलिकल कॉर्ड की पस एब्सेंट होगी, क्योंकि न्यूट्रोफिल ही तो है जो पस बनाते हैं। पस कैसे बनता है? जब आप बैक्टीरिया को मारते हो तो उनसे जो चीजें निकलती हैं उसको पस बोलते हैं। अब बैक्टीरिया को मारने वाला आपका जो जवान है वो है ही नहीं, यहाँ पे आ ही नहीं रहा वहां पे। डिसफंक्शनल न्यूट्रोफिल्स हो जाते हैं। रिकरेंट स्किन एंड म्यूकोजल बैरियर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस।
कि बार बार आपको स्किन और बैक्टीरिया म्यूकस में, क्योंकि स्किन और म्यूकोसा जो है वो बार बार आपके एनवायरनमेंट से मिल रहे हैं, टच हो रहे हैं। इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स इन ब्लड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर साइट ऑफ इन्फेक्शन में नहीं जा रहे तो क्या करेंगे, यहीं पर रहेंगे सारा दिन ब्लड में। समझ आ रही है बात, कि अपेरेंटली बढ़ जाते हैं। एब्सेंस ऑफ न्यूट्रोफिल्स एट द इन्फेक्शन साइट, इंपेयर्ड वोंड हीलिंग, वोंड हीलिंग हो ही नहीं पाएगी। डॉक्टर संदेश लाल समझ आ गया? यस सर। ओके डॉक्टर सोनिका, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे चिडिएक हिगाशी सिंड्रोम। चिडिएक हिगाशी सिंड्रोम का क्या होता है? चिडिएक हिगाशी सिंड्रोम में क्या होता है? डिफेक्ट इन लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग रेगुलेटर जीन, एक जीन होती है। ट्रैफिक का मकसद क्या होता है डॉक्टर सोनिका, मुझे बताएंगी? कभी सुना है ट्रैफिक? हाउ डज इट जस्ट अफेक्ट स्किन और अदर ऑर्गन्स? वाह नाइस। ये जो है ना कि हाँ डॉक्टर हरमैन, एक सेकंड डॉक्टर सोनिका, एक सेकंड। डॉक्टर हरमैन, आपने सवाल जो पूछा है, क्या पूछ रही हैं आप कि स्किन और अदर ऑर्गन्स को कैसे अफेक्ट कर रहा है, ये पूछ रही हैं? नो सर, मैं पूछ रही हूँ सिर्फ ये स्किन को अफेक्ट करेगा या बाकी किसी ऑर्गन को भी अफेक्ट सबको करेगा? करेगा। अभी जो उम्बलाइकस को पढ़ के आई हो मेरी बहन, उम्बलाइकस को पढ़ के आई हो, अभी आप उसको पढ़ के। स्किन का नाम इन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि स्किन ऐसी ऑर्गन है जो सारा दिन एंटीजन के साथ वास्ता रख रही है। फॉर सपोज मैं आपसे पूछूं, आपके हार्ट में जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा जाएंगे या स्किन पे ज्यादा लगेंगे, क्या जवाब होगा आपका? स्किन। ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए स्किन वो ज्यादा वो है। या आपका जो मुंह है, जो म्यूकोसा है, नाक है, जो म्यूकोसा है, वो सारा दिन इनहेल कर रही है बाहर से पोलिन, डस्ट, बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस वजह से स्किन का नाम आया, बाकी अदरवाइज कहीं भी सारी बॉडी में मसला होगा। ओके सर। ठीक है, उसका क्लासिक एग्जांपल, फैंसी एग्जांपल उम्बलाइकस का ना झड़ना है। या आपके जो दांत हैं ऊपर, अभी आप पढ़ के आए एक जगह पे कि बेबी टीथ नहीं गिरते, उसमें भी ऐसी इसी तरह का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, स्पेशली जो उम्बलाइकस वाली चीज है, ये आपसे सवाल में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मसला ये फर्स्ट एड ने क्या किया है, सवाल की जो प्रेजेंटेशन है ना, वो निकाल के इसमें रखती है, उसकी थियरी बना दी। फर्स्ट एड से सवाल नहीं बनता, सवाल से फर्स्ट एड बना हुआ है, ऐसे समझ लें बस। समझ आ गई डॉक्टर अरमैन? यस सर। ओके, रिस्पॉन्ड करा कीजिए ना, आप बोलती भी है, मुझे आज पता चला है। माशाल्लाह, गुड, आपके पास आवाज भी है। चलिए आगे। डॉक्टर सोनिका, मुझे ट्रैफिक का बताइएगा, ट्रैफिक क्या होती है? जी सर, ट्रैफिक कहीं किसी जगह पे मोटिलिटी मूवमेंट डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से अक्यूमुलेशन ऑफ हाँ पार्टिकल्स उसे बोलते हैं हम ट्रैफिक। हाँ, ट्रैफिक के नॉर्मली हम बोलते हैं ट्रैफिक को जो रुक जाए, लेकिन हालांकि ट्रैफिक का मकसद होता है मूव करना। स्मिथ को चेंज कर ले, मूव मूव करना, करना। लेकिन एक्सेसिव अनवांटेड मूव करना। ठीक है, सोचना पड़ेगा, देखते हैं, आ जाए। देखिए, ट्रैफिक का मकसद होता है नॉर्मली मूव करना, सही है। अब ये जो ट्रैफिक रुक जाती है ना हमारे पास, इसको बोलते हैं ट्रैफिक जैम हो जाना। तो एक तो अपनी टर्मिनोलॉजी को सेट कर ले। चलिए, टिपिकल की मीनिंग क्या है डॉक्टर साहब? टिपिकल की क्या मीनिंग होती है? टिपिकल सुना है कभी? ये काम बहुत टिपिकल है, पार्टिकुलर। यही समझा, यही चीज थी। ठीक है, टिपिकल का मकसद होता है बहुत कॉमन। टिपिकल का मकसद क्या होता है? सो कॉमन। एटिपिकल का मकसद होता है पर्टिकुलर, कि कोई खास। हाँ हाँ, सही सही, आप सही है सर। ठीक है, छोटी छोटी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी। जैसे इलास्टिक का मकसद क्या होता है डॉक्टर साहब? इलास्टिक का मकसद क्या होता है? जो चीज को आप बेंड कर सको बहुत इजीली। ऐसे ही ना, रबर जैसे ज्यादा इलास्टिक है, ऐसे ही होता है ना डॉक्टर साहब? नहीं सर, इला- इलास्टिसिटी। हाँ इलास्टिसिटी। हाँ, इलास्टिसिटी फिजिक्स के हिसाब से देखोगे ना, तो ऐसी चीज जो अपनी शेप को, जैसे ग्लास है स्टील का, वो ज्यादा इलास्टिक है देन रबर। तो हाँ ये छोटी ये। छोटी चीजें जो आपको समझनी पड़ेंगी, कि एटिपिकल बोलते हैं किसी भी चीज पर्टिकुलर को। जैसे फॉर सपोज पाकिस्तान में मुझे कोई रशियन लड़की दिख जाए, तो एटिपिकल है, बहुत गोरी हो। लेकिन अगर ब्राउन कलर हो मेरे जैसा, दैट इज टिपिकल, कॉमन होता है, सबका होता है, क्योंकि हम ब्राउन ही होते हैं। ठीक है, एटिपिकल इज जी जी सर। पर्टिकुलर। पर्टिकुलर बताने का मकसद सिंपल था, कि जो वर्ड ट्रैफिक है, इसका मकसद होता है मूव करना। अगर मूवमेंट नहीं होगी तो इसको बोलते हैं डिफेक्ट इन लाइसोसोमल ट्रैफिकिंग, कि नॉर्मली जो मूवमेंट हो रही थी वो अब नहीं हो पाएगी, माइक्रोट्यूब्यूल का डिसफंक्शन हो जाएगा, फेगोसोम लाइसोसोम के साथ फ्यूज नहीं कर पाएगा। और अगर फेगोसोम लाइसोसोम से फ्यूज नहीं करेगा, तो आपके जो बैक्टीरिया होंगे या जो आपके पार्टिकल्स होंगे वो किल नहीं होंगे।
और आपको बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहेंगे, पायोजेनिक पस वाले। ठीक है। सही। जी पेरिफेरल जी न्यूरोपैथी इसलिए होगी क्योंकि जो आपके न्यूरल टिश्यू की डेवलपमेंट के लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो मूव करके करके ही नहीं आ रहे नीचे। सही ठीक सर। है। प्रोग्रेसिव न्यूरोडिजेनरेशन का भी यही सीन होगा। लिम्फोहिस्टियोसाइटोसिस भी ऐसे ही होती है भाई, लिम्फोसाइट जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं आपके। अब क्यों? क्योंकि वो अगर स्पिंडल नहीं बन रही तो सेल डिवाइड का क्या खाक करेगा। एल्बिनिज्म का मकसद होता है कि व्हाइटिश अपीयरेंस आ जाना, क्योंकि जो मेलानिन पिगमेंट है उसको भी ट्रैवल करना होता है फ्रॉम द फोर्थ लेयर टू द फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन फॉर सपोज। अब वो जी अगर मूवमेंट नहीं होगी तो आप गोरे देखोगे, एल्बिनिज्म वाले गोरे, नॉट के नॉर्मल वाले। जी सही। मकसद ये है अल्टीमेटली, मुझे ये एटिपिकल टिपिकल इलास्टिक बताने का मकसद यही था कि आपको कम से कम ये याद हो जाए कि जो वर्ड ट्रैफिक है उसका मकसद ये नहीं होता कि आप रुक जाओ। उसका ट्रैफिक का नॉर्मल मकसद है मूव करना। वो अलग बात है कि ट्रैफिक जैम को बोलते हैं रुक जाना। जी सही। जायंट ग्रैन्यूल्स इसलिए होंगे क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे। ग्रैन्यूलोसाइट्स होंगे इन ग्रैन्यूलोसाइट्स यानी जो आपके बेसोफिल मास्ट सेल्स यूजिनोफिल में और आपके प्लेटलेट्स में, क्योंकि कोई चीज डिवाइड हो ही नहीं रही है। सारा आप अपने पेट में लेके बैठे हो, मोटे हो जाओगे। पेनसाइटोपिनिया होता है, सारे सेल जो होंगे वो, क्योंकि डिवीजन इज द बेसिक रूल कि आप बॉडी में सरवाइव करा सको सेल्स को। ठीक है। माइल्ड कोएगुलेशन डिफेक्ट इसलिए होंगे क्योंकि प्लेटलेट काम नहीं कर रहे, क्योंकि जो आपके फिब्रिनोजन वगैरह है, जो क्लॉटिंग कैस्केड है वो भी मूव नहीं कर पाएगा। वाइबल प्लाडी बॉडीज नहीं से आपके वन विब्रेंट फैक्टर रिलीज नहीं होगा फॉर सपोज। अल्फा ग्रेन्यूल से चीजें नहीं रिलीज होंगी। ये एक बहुत बड़ी खतरनाक कंडीशन है, सच बता रहा हूँ। ये चिडीकेगाशी सिंड्रोम जितना सुनने में मजा दे रहा है ना, ये देखने में और ज्यादा खतरनाक बहुत गंदा होता है। प्लेन इसका निमोनिक है। अगर आपकी बॉडी में मूवमेंट ना हो, सारी जिंदगी आपकी खाली बन जाएगी ना। फॉर सपोज आप खुदा ना खास्ता किसी को पैरालिसिस हो जाती है, उसकी जिंदगी क्या होती है? एक दीवार होती है उसकी जिंदगी, बस सही। प्लेन हो जाएगी। बंदे की जिंदगी प्लेन हो जाएगी, खाली हो जाएगी। ठीक है। सीजीडी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस डिजीज। एनएडीपीएच ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है जो आपके O2 को O2-1 में कन्वर्ट करता है। O2-1 फिर आपका H2O2 में कन्वर्ट होता है, फिर HOCl में कन्वर्ट होता है, बैक्टीरिया को किल करता है। अगर O2 में नहीं कन्वर्ट होगा तो क्या होगा डॉक्टर तो साहबा? पॉजिटिव इन्फेक्शन की तरफ हाँ, तो क्या इफेक्ट। होगा? सुने तो क्या होगा, पहली स्टेप ये याद करेंगे कि O2 अगर O2-1 में कन्वर्ट नहीं होगा तो H2O2 नहीं बनेगा। जी सर, H2O2 नहीं बनेगा तो ब्लीच H2O2 नहीं बनेगा, H2O2 नहीं बनेगा तो ब्लीच नहीं बनेगी। तो हमारी बॉडी क्या करती है? बैक्टीरिया के H2O2 को यूज करके ब्लीच बनाती है। जी लेकिन सही। फिर बैक्टीरिया क्या होता है? सयाना हो जाता है, वो कैटालेज बनाता है। कैटालेज से क्या होता है? उसका अपना जो H2O2 है तो होता है वो उसका खत्म हो जाता है। तो हमारी बॉडी के पास अब कोई भी चीज नहीं होती कि इस बैक्टीरिया को किल करवा सके। इसीलिए जो कैटालेज पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होंगे वो आपको बार बार इन्फेक्शन करवाएंगे। सीपीएन बीबी हेसल इसका निमोनिक था। जी सर। ठीक है। इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी टू कैटालिस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड ग्रेन्युलोमास, इसीलिए इसका नाम रख लिया हमने क्रॉनिक लंबे टाइम के लिए ग्रेन्युलोमेटस डिजीज। डिक्रीज्ड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जैसे सुपर ऑक्साइड यानी O2-1 वाला। एंड डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी बर्स्ट इन न्यूट्रोफिल्स, ऑब्वियस सी बात है, ये पढ़ के आए हो तुम लोग। जो न्यू आए हैं वो रिकॉर्डिंग सुन ले। एक्स लिंक्ड फॉर्म मोस्ट कॉमन होती है। एबनॉर्मल डायहाइड्रोरोडामाइन टेस्ट जो फ्लोसाइटोमेट्री पे हम लोग देखते हैं, डिक्रीज ग्रीन फ्लोरेसेंस, इसको रट्टा मार लो फिलहाल। नाइट्रोब्लूटेट्राजोलियम टेस्ट ये होती है कि अगर आपका NADPH ऑक्सीडेज काम कर रहा होता, O2 में कन्वर्ट हो रहा होता, तो जो नाइट्रोब्लूटेट्राजोलियम है वो ब्लू कलर शो करता। ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट है, बस समझ लो कि नाइट्रोब्लूटेट्राजोलियम को जब O2-1 मिलता है तो ये ब्लू कलर शो करता है। अब क्योंकि O2-1 नहीं बन रहा तो आपका कलर जो है ब्लू नहीं होगा। नॉर्मली हम लोग नहीं करते टेस्ट इतना ज्यादा, लेकिन एमसीक्यूज में आज भी आता है जी सर। कि जब नाइट्रोब्लूटेट्राजोलियम को O2-1 नहीं मिलेगा तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं होगा। और O2-1 क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि NADPH ऑक्सीडेज नहीं है जो O2 को O2-1 में कन्वर्ट करके दे। जी सर। ठीक है। आप लोगों को एक दफा फिर से भी दिखा देता हूँ। O2 में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ NADPH ऑक्सीडेज। ठीक है। जी ओके। यहाँ तक हमारा, हाँ, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसी की कंटिन्यूशन है टॉपिक की, इन्फेक्शंस इन इम्यूनोडेफिशिएंसी। कि अगर आपको टी सेल का मसला हो तो कौन सी चीजें आपको ज्यादा हिट करती हैं। अगर आपको बी सेल्स कम हो आपकी बॉडी में तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा हिट करते हैं।
अगर ग्रेन्युलोसाइट्स यानी मोनोसाइट, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल अगर कम हो तो आपको ये वाले इन्फेक्शन ज्यादा लगते हैं। अगर कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स ना हो तो ये वाले चीजें ज्यादा लगती हैं। जैसे जो बैक्टीरियाज हैं वो सेप्सिस करवाते हैं तब जब आपके टी सेल्स कम हो। बैक्टीरियाज हैं उनमें से जो एनकैप्सुलेटेड वाले हैं, जैसे आपका सूडोमोनास ओरिजिनोजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, इकोलाई, साल्मोनेला, क्लेब्सियला निमोनिया और आपके क्या नाम है ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, ये सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बहुत ज्यादा आपको हिट करते हैं अगर बी सेल्स आपके नहीं होंगे। यानी क्योंकि एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो एंटीबॉडीज आपके बैक्टीरिया को ऑप्सोनाइज नहीं कर पाएंगी, और ऑप्सोनाइज नहीं होंगी तो ये मैक्रोफेजेस इसको, ऐसे जो बैक्टीरिया जो एनकैप्सुलेटेड है उनको मैक्रोफेजेस किल नहीं कर पाते, इसीलिए आपको ये बार बार लगते रहेंगे ये वाले इन्फेक्शंस। अगर अगर आपका ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होंगे तो बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस नो सीरियस ग्रैन्यूल्स, स्टैफिलोकोकस, पाकोल्डेरिया सिपेसिया, सुडोमोनास ओरिजिनोसा, नोकार्डिया सेरेशिया, ये आपको बहुत ज्यादा लगेंगे। रटा मारना है, याद करना है कि अगर ग्रैनुलोसाइट्स नहीं होंगे तो ये वाले बैक्टीरिया आपको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन करवाएंगे। अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, एनकैप्सुलेटेड स्पीशीज विद अर्ली कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी, ये वाले जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपको तब लग सकते हैं जब आपके पास अर्ली कॉम्प्लीमेंट नहीं हो। C3b अगेन वही ऑप्शनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट, C3b ऑप्शनाइज करवाता है। अगर ऑप्शनाइजेशन नहीं होगी तो आप एनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स को किल नहीं कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रोफेज। ये ऐसे ही खिचड़ी के ऊपर केचप लगाना कि मैक्रोफेज इजीली उसको खा जाए। या अगर आपके कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो नाइजीरिया स्पीशीज आपको बहुत ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि आपके लेट कॉम्प्लीमेंट का काम होता है मैक कॉम्प्लेक्स बनाना। अगर मैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो नाइजीरिया किल नहीं हो पाएगा। कॉम्प्लीमेंट नहीं हो तो वायरसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, फंजाई और पैरासाइट पे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ग्रेनुलोसाइट नहीं हो तो वायरसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर ग्रेनुलोसाइट नहीं हो तो फंजाई में आपको कैंडिडा सिस्टेमिक वाला होता है, एस्परजिलस और म्यूकर भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर सोनिका, केन हो रहा है कुछ कुछ? जी सर क्लियर है। बोले बोले। हाँ ठीक है। अगर आपके पास टी सेल नहीं होंगे तो मैंने बताया था सारे जो भी वायरल है ऑलमोस्ट यहीं पर आ जाते हैं। साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, जेसी वायरस, वेरिसेला जोस्टर वायरस, क्रॉनिक इन्फेक्शंस विद रेस्पिरेटरी एंड जीआई वायरसेस। क्योंकि टी सेल नहीं है तो वायरसेस ये वाले आपको हिट करेंगे। बी सेल नहीं है तो एंटेरोवायरल एनकेफेलाइटिस, ऐसा ब्रेन का मसला जो आपकी गट के इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो, या फिर पोलियो वायरस। लाइव वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ऐसे पेशेंट में जिनके पास बी सेल्स कम होते हैं। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो आपसे बार बार एम्बोस या यूवर्ल्ड या एनवीएमईज पूछते हैं जी सर। कि लाइव वैक्सीन किस में नहीं दे सकते, जिसके पास बी सेल्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडीज जनरेट ही नहीं हो रही है। लाइव वैक्सीन देके अपना काम खुद उतरवाओगे? जी सर। लाइव वैक्सीन दोगे एंटीबॉडीज होंगी नहीं, डायरेक्टली वो जो लाइव जो ऑर्गेनिज्म आपने दिया हुआ है वो एक्टिवेट हो जाएगा, डिसेमिनेटेड डिजीज करवा देगा। यही रीजन है कि पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में आज तक पोलियो का जो वायरस है वो एक्टिव है। उसका रीजन ये है कि हम लोग लाइव वैक्सीन देते हैं, लेकिन यूएस में लाइव वैक्सीन नहीं दी जाती, किल्ड वैक्सीन देते हैं वो लोग आईवी फॉर्म में। सही। अगर आपके टी सेल्स नहीं होंगे तो कैंडिडा लोकल वाला इन्फेक्शन, अभी ऊपर पड़ गया ये तुम, कौन सा? क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस। पीसीपी का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लगेगा। क्या होता है पीसीपी? है निमोसिस्टिस कैरिनाई निमोनिया है। हाँ। कैरिनाई बोलते हैं ट्रैकिया को, निमोसिस्टिस जेरोविका निमोनिया है। जी जी। ठीक है, पीसीपी पीजेपी जो बोलो। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। जीआई गियार्डियासिस, नो आईजीए। अगर आईजीए नहीं होगा बी सेल के डिसऑर्डर में, गियार्डियासिस बार बार लगता रहेगा। हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो रेड वाले हैं ना, इन पे अपनी आंखें जमा के बैठो। पागल नहीं हूं मैं जो जिसको मैंने रेड किया हुआ है। ये जो तुम लोगों को पढ़ाने से पहले जो मैंने मार्किंग की हुई है ना, ये भले मैंने कभी भी की हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आंख कान खोल के समझ लिया कर उसको, मुझे बार बार बताना ना पड़े जैसे। ठीक है, कैंडिडा सिस्टेमिक, एस्परजिलस म्यूकर, ये चीज डिफरेंस याद कर लो। अगर टी सेल का मसला है तो कैंडिडा लोकल होती है, डॉक्टर हरमैन में आपसे मुखातिब हूँ, स्किन में होती है, माउथ में होती है, म्यूकोक्यूटेनियस वाली। लेकिन अगर आपके पास ग्रेनुलोसाइट नहीं होंगे तो जो कैंडिडा होगा पूरे सिस्टम में हो जाएगी, आपको पूरी ब्लड में हो जाएगी। आपने किसी और चीज का पूछा था सवाल, एलईडी में पूछा था, लेकिन आपके लिए ये जो सिस्टेमिक और लोकल का इन्फेक्शन है ये समझा रहा हूँ आपको। सिस्टेमिक और लोकल का जो डिफरेंस है वो समझा रहा हूँ। सिस्टेमिक मतलब पूरे सिटी के अंदर हर गली में,
लोकल मतलब कुछ खास अड्डों पे। Note the B cell deficiencies tend to produce a recurrent bacterial infection, whereas T cells produce more fungal and viral infections. अगर मुझे अभी ये बताने की जरूरत पड़ी है तो फिर क्लास छोड़ के चले जाओ। B cell deficiencies tend to produce more bacterial, T cell नहीं होंगे, फंगल और वायरल। रीजन क्या है? सिंपली जो वायरल और फंगल होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं, इसीलिए CD8+ सेल आपको चाहिए होते हैं इनको किल करने के लिए। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोस्टली बाहर घूम रहे होते हैं दंदनाते हुए, और वहां पर एंटीबॉडीज जनरेटेड बाय बी सेल्स इनको प्रिवेंट करते हैं। अगर वो नहीं होंगी एंटीबॉडीज तो आपके जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादा हिट करेंगे आपके ब्लड में। दैट्स इट। ठीक है, समझ आ गया इतना? यस सर। बात जब हमने वैक्सीन की करी है तो वैक्सीन के मल्टीपल टाइप होते हैं। एक होती है आपकी लाइव वैक्सीन, दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। ठीक है, किल्ड ऐसी वैक्सीन होती है जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि एक बाउल लेना है, डॉक्टर सितलानी एक बाउल लेंगी, उसमें आलू उबालेंगी, आलू का जो छिलका होगा उस छिलके को उन्होंने क्या किया हुआ है, किल किया हुआ है, वो अब ह्यूमन बॉडी में डालेंगी तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, आपका इम्यून जनरेट होगा। पैथोजन डॉक्टर सितलानी पढ़े इसको, यहां से पढ़े। Yes, sir. Pathogen पढ़े। is inactivated by heat or chemicals. Maintaining epitope structure on surface antigen is important for immune response, mainly induced humoral response. देखिए कोई भी जो एंटीबॉडी होती है ना डॉक्टर सितलानी, ये एंटीबॉडी है, सही है। Yes, sir. ये एंटीबॉडी का ये जो FAB रीजन होता है ऊपर वाला, ये बाइंड करता है एपिटोप ऑफ द एंटीजन के साथ। किसके साथ? Epitope और of the सपोज, antigen. हाँ, फॉर सपोज जो एंटीजन है वो इतना लंबा है तो उसका एपिटोप होगा वो छोटा सा हिस्सा होता है एक खास। Yes, sir. ठीक है, अब आप क्या करते हो, इस ये जो एंटीजन है, ये जो एंटीजन है यानी आलू है फॉर सपोज या तोरी है, आपने क्या किया, उसको पकाया है, उसका जो पोर्शन आपने लिया जस्ट ये वाला पोर्शन आप लेते हो, ये वाला जो पोर्शन है वो इंटेक्ट रखते हो, बाकी इसका जो इन्फेक्शन कॉजिंग पोर्शन है उसको किल करते हो, Yes, sir. ताकि इजीली जब आप इसको बॉडी में डालो, ह्यूमन बॉडी में, तो इसका जो एंटीबॉडी है इसके साथ इजीली बाइंड कर जाए। एंटीबॉडी जब बाइंड करेगा कॉम्प्लीमेंट को बुलाएगा, फर्दर मोर पूरा इम्यून कैस्केड एक्टिवेट हो जाएगा। Yes, ये तो sir. बहुत अच्छी बात हुई फिर, Yes, ऐसे sir. ही है ना। और ये Yes, sir. सेफर भी होती है क्योंकि इसका जो लाइव भी नहीं होता पैथोजन। Yes, लेकिन sir. डॉक्टर साहब इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि पैथोजन इनएक्टिव होता है तो वो इतना ज्यादा अच्छे से बाउंड नहीं हो पाता, इसीलिए वीकर सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। मेनली इंड्यूस करता है बी सेल वाले को, जो डॉक्टर एक दफा डॉक्टर संदेश लाल भी बोल रहे थे कि सर इसका मतलब है बी सेल खुद से ही एंटीबॉडीज जनरेट करवा सकते हैं। हाँ बिल्कुल करवा सकते हैं। किल्ड वैक्सीन के केस में क्या होता है, ये जो आलू आपने आलू का छिलका दिया है ना, ये आलू का छिलका क्या करता है, डायरेक्टली आगे, क्योंकि आपको पता है कि बी सेल के ऊपर भी IgM एंटीबॉडी होती है, उसके साथ ये बाइंड कर सकता है, और वहां से ये सेंस करके क्या करता है, ये डायरेक्टली एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है बी सेल। और वो जो बी सेल होती है, एंटीबॉडीज होती है, वो इतनी कोई खास एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, वो इनएक्टिव होती है, मतलब वो इतनी कोई खास, मतलब वो नहीं, स्ट्रांग नहीं होती। इसीलिए क्या करना होता है, आपको बार बार बूस्टर शॉट लगाना पड़ता है। Yes, सही sir. है। एग्जाम्पल sir. रटे मारने, हैप ए, टाइफॉइड, लेकिन टाइफॉइड का इंट्रामस्कुलर फॉर्म, रेबीज, इन्फ्लुएंजा का इंट्रामस्कुलर फॉर्म, पोलियो का अभी बता के हैं, वो US में साल्क लगती है, साल्क। ठीक है, फायदा ये होता है कि आपका जो पोलियो है, अगर आपने ऐसे पेशेंट को दे दिया जो जिसके पास बी सेल सही से काम नहीं भी कर रहे, तो भी मसला नहीं होगा, खैर काम बच जाएगा। नुकसान ये वीकर इम्यूनिटी। Yes, ठीक है, समझ आ रही है। yes, sir. लेकिन जो लाइव वैक्सीन होती है ना डॉक्टर साहबा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक आलू उठाते हैं, आलू यानी बैक्टीरिया, ठीक है, या पैथोजन उठाते हैं, Yes, sir. उसको नॉन पैथोजेनिक करते हैं, लेकिन स्टिल उस बैक्टीरिया में अभी भी ताकत होती है, या वायरस में अभी ताकत होती है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने की। Yes, sir. क्या लिखा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेंडर्ड, यानी आपने उसको किया है, उनको प्रिवेंट किया है, ठीक है, नॉन पैथोजेनिक बट रिटेन कैपेसिटी फॉर ट्रांजिएंट ग्रोथ विद इन द इनोकुलेटेड होस्ट। कि मैं डॉक्टर सीतलानी की बॉडी में अगर एक पैथोजन डाल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा नॉन पैथोजेनिक बनाया, उसकी स्ट्रक्चर चेंज करके, तो ये हो सकता है कि आपकी बॉडी में जाके एक्टिव हो, आपकी बॉडी में जैसे एक्टिव होगा उसके अगेंस्ट इम्यून जनरेट होगा, तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आपके पास रहेगी। इसीलिए इसका जो फायदा होता है वो ये होता है कि इंड्यूसेस सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल दोनों रिस्पॉन्सेस, इंड्यूसेस स्ट्रॉन्ग लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। ठीक है, Yes, sir.
लेकिन नुकसान ये होता है कि डॉक्टर शीतलानी, अगर ये आपकी बॉडी में एक्टिव हो गया और आप इतनी ज्यादा इम्यूनो कॉम्पिटेंट ना हुई तो आपका काम खराब हो जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही दिन आते साथ बताया था कि प्रेगनेंसी, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2, इम्यूनो अपना क्या नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेने वाले बंदे, और उसके बाद आपके जो वो बंदे जो वो लेते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट लेते हैं फॉर ट्रांसप्लांट, ठीक है, ऐसे बंदों को कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देनी होती, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड पेशेंट्स विद इम्यूनो डेफिशिएंसी। आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में इम्यूनो डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, किस खुशी में? उसमें एंटीबॉडीज अगेंस्ट आइलेट सेल्स होती हैं। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 में मेरी जान एंटीबॉडीज नहीं बनती। डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 जो है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, वो टाइप 1 में बनती है, ठीक है। चलिए याद कर ले, बताता हूँ। डॉक्टर सोनेका, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ इस मामले में। जब भी आपका DM2 होता है, आपकी ब्लड में ग्लूकोज भरा होता है, सही है ना? जी जी सर। और जब ग्लूकोज भरा होता है ना, तो मूवमेंट जो ना स्लगिश हो जाती है, बहुत ज्यादा स्लगिश मतलब स्लो हो जाती है। जी और अभी भी आप पढ़ के आए हो कि जब भी आपको इन्फेक्शन होगा तो जो न्यूट्रोफिल है, जो मैक्रोफेज है, जो टी सेल है, बी सेल है, ये मूव करके आते हैं, किसी खास जगह पे आके एक्ट करते हैं। अब क्या होता है, इनकी मूवमेंट में बहुत टाइम लग जाता है, तो इंजरी हील नहीं हो पाती। इसीलिए हम कहते हैं डायबिटीज वाले पेशेंट को कभी भी पैर में चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर वो चोट लगी भी तो बहुत जल्दी ट्रीट कर लो, अगर नहीं किया तो पैर भी एम्प्यूटेट करना पड़ जाता है, क्योंकि वो सही। इजीली हील नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द स्लगिश मोशन ऑफ द इम्यून सेल्स। जी सही। तो एक्चुअली वो इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी ब्लड में मूवमेंट कम हो रही है, स्लगिश हो रही है, तो इस वजह से। और कॉन्स्टेंटली उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा होता है, और ग्लूकोज एक बहुत ज्यादा ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला सब्सटेंस है, सोल्यूट है। जी तो सही। ये छोटी छोटी चीजें जो आप समझ लें, ठीक है, मसला नहीं, गेन कर लें, समझ लेंगे। अब भूलना नहीं चाहिए आपको कि DM2 इज इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन, दैट्स इट। जी ओके। और इसमें आपको लाइव वैक्सीन नहीं देनी। क्यों? क्योंकि रिवर्ट कर सकता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। जी सर उसका ठीक है। क्लासिक एग्जांपल आपके पास पोलियो पड़ा हुआ है, पाकिस्तान में आज तक खत्म नहीं हो रहा। सही सर। पोलियो की जो वैक्सीन है, वो ओरल देने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी, हर्ड बोलते हैं धड़ को, धड़ मतलब हर्ड बोलते हैं, जैसे भैंसे होती है ना, वो 15-20 एक साथ चल रही होती है, या कबूतर होते हैं तो वो 100 की तादाद में एक साथ चल रहे होते हैं। हर्ड बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। जैसे शीप होते हैं, वो एक साथ, वो एक बैं करता है तो सारे बैं करते हैं, तो वो हर्ड होता है, ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मकसद ये होता है कि फॉर सपोज आप 5 बंदे घर में इम्यून हो, छठा आपके यहाँ बेबी बच्चा पैदा हुआ है, अब उसको इम्यून अगर ना भी करो तो भी काम चल जाता है। उसका बड़ा रीजन ये होता है कि आप जब वैक्सीन लेते हो ओरली, तो वो वैक्सीन आपके फीसीज में आती है, और फीसीज से वो कहाँ जाती है, जमीनों में जाती है, जमीनों में सब्जियां बनती हैं। इस तरह से भी वैक्सीन आपके एनवायरमेंट में रहती है। या यूं समझ लें, ये आप ही जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ आपके माइंड में हर्ड इम्यूनिटी के लिए। या यूं समझ ले कि आप 5 बंदे ऑलरेडी इम्यून हो, तो छठे को पोलियो का चांस बहुत कम हो जाते हैं। कम हो जाएगा। सही। जबकि ये जो हर्ड इम्यूनिटी है, ये आपको यहाँ से नहीं मिलती, किल्ड वैक्सीन से नहीं मिलती, क्योंकि वो लेस पोटेंट होती है। नुकसान ये होता है कि अगर आपने किसी ऐसे बेबी को लगा दी पोलियो की वैक्सीन जिसके अपने बी सेल काम नहीं कर रहे, उस गरीब का काम आपने उतार दिया, आपने बच्चे की तबाह कर दी जिंदगी। सही। ठीक है, आगे जी जी। बढ़ते हैं। कौन से वैक्सीन है आपके आगे क्या लिखा है? MMR एंड वेरिसेला वैक्सीन कैन बी गिवन टू द पीपल लिविंग विद HIV विदाउट एविडेंस ऑफ इम्यूनिटी if CD4 plus count is greater than or equal to 200 cells per mm3। HIV या आपका जो MMR और वेरिसेला की वैक्सीन होती तो लाइव है, लेकिन HIV वाले पेशेंट हम दे सकते हैं अगर उनका CD काउंट 200 से ज्यादा है, क्योंकि HIV नॉर्मली इम्यूनो डेफिशिएंसी कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें T सेल्स किल होते जाते हैं। लेकिन अगर 200 से ज्यादा है तो आप आराम से दे सकते हो, ठीक है। या फिर जो आपका एडिनो वायरस का जो वैक्सीन है, मिलिट्री रिक्रूट्स, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टेक्ट में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करते हो, ऐसे बंदों को जो मिलिट्री रिक्रूट्स हो, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा जवान हो, तगड़े हो, स्ट्रांग हो, उनको आप भले नॉन एटीन्यूटेड मतलब टोटली रॉ फॉर्म, कि जिसको आपने नॉन पैथोजेनिक भी ना बनाया हो, कि जिसको आपने थोड़ी सी हीट पे भी ना तला हो। जैसे वो कच्चे अंडे खाते हैं बॉडी बिल्डर्स, कभी देखा है बॉडी बिल्डर्स को? वो लड़कों को पता होगा, कच्चे अंडे खा जाते हैं, ठीक है। तो ये मिलिट्री रिक्रूट्स को एडिनो वायरस की लाइव वैक्सीन लगा सकते हो। टाइफॉइड का ओरल फॉर्म लाइव की फॉर्म में आता है, और टाइफॉइड का पॉलीसेकेराइड इंट्रामस्कुलर फॉर्म किल्ड में होता था। पोलियो सेबन, साल्क में के आता है तो किल्ड, सेबन में आई आता है तो लाइव, LIBI।
ठीक है, वेरिसेला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बीसीजी, येलो फीवर, अभी पढ़ के आए हो बीसीजी कि बीसीजी की वैक्सीन आप अगर इम्यूनो डेफिशिएंट बंदे में दोगे तो उसको टीबी हो जाती है। जी सर। येलो फीवर, इन्फ्लुएंजा इंट्रानेजल, नीचे इन्फ्लुएंजा का इंट्रामस्कुलर, एमएमआर और रोटा वायरस। अटेंशन टीचर्स, प्लीज वैक्सीनेट स्मॉल ब्यूटीफुल यंग इन्फेंट विद एमएमआर रूटीनली। जहां पर निमोनिक आ जाए वहां पर अपने आप को तगड़ा बना लो। अब ये जो एपिटोप वाली बात करी थी हमने ऊपर, डॉक्टर सोनिका, आपको याद है जो हमने एपिटोप वाली बात करी थी यहाँ पर सर किल्ड में किल्ड में? एक हाँ, एपिटोप का किस चीज का होता है? एंटीजन का होता है ना, जी जी सर। और वही एपिटोप होता है जो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होता है। जी सर। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये जो पैथोजन था, इतना बड़ा आलू था, उसका जो छिलका था सिर्फ वही निकाल लूं, बस सिर्फ एपिटोप निकाल लूं और एपिटोप निकाल के डायरेक्टली मैं बॉडी में डालूं ताकि डायरेक्टली इम्यून जनरेट हो? कर सकता हूँ ना? जी सर कर सकते हैं। इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं सब यूनिट रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि मैंने इसको लैब में किया है, पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, क्योंकि जी मैंने एक सब यूनिट उठाया है। ऑल यूज स्पेसिफिक एंटीजेंस दैट बेस्ट स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। अब क्योंकि मैंने इतना सर खपाया, एपिटोप निकाला, यहाँ पर मुझे 10 सेकंड 15 सेकंड ज्यादा लग गए, तो यूं समझ लें कि एक्सपेंसिव होता है। कौन इसके यही है कि ये बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं इसको बनाने में, और होता भी वीकर इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मली, स्पेशली जो ये जो होता है पॉलीसेकेराइड वाला। लेकिन कभी कभार ये होता है हमें कि ये कम से कम इसका ये होता है कि भाई एडवर्स रिएक्शन नहीं मिल सकते। कौन सा एडवर्स रिएक्शन? कि पैथोजन कहीं एक्टिवेट ना हो जाए, क्योंकि पैथोजन तो आपने लिया ही नहीं है, सिर्फ छिलका लिया है ना, तो वो जो चांसेस होते हैं डिजीज के एक्टिव हो जाने के वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। प्रोज क्या है? टारगेट करता है स्पेसिफिक एपिटोप ऑफ द एंटीजन को। एग्जांपल्स क्या है? हेपेटाइटिस बी वायरस, उसमें एंटीजन जो होता है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। हेपेटाइटिस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या नाम है, एसेलुलर पर्टूसिस, नेजेरिया मेनिंजाइटिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, पीपीएसवी वाला जो ओल्डर और चिल्ड्रन में देते थे, जो टी सेल इंडिपेंडेंट वीकर रिस्पॉन्स होता था। पीसीवी 13, पीसीवी 15, पीसीवी 20 पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूसेस टी सेल डिपेंडेंट इम्यून रिस्पॉन्स, जो कि स्ट्रॉन्गर होता है बहुत ज्यादा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, हर्पीस जोस्टर। एक चीज जो मैं भूल जाता हूँ, एचएसवी कहते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस को। ह्यूमन पेपिलोमा जो सर्वाइकल कैंसर करवाता है उसको एचपीवी कहते हैं, ठीक है। सही। ओके, टॉक्सोइड क्या होता है? एक वैक्सीन होती है जो टॉक्सिन के अगेंस्ट हम लोग जनरेट करते हैं, डीनेचर्ड बैक्टीरियल टॉक्सिन विद इंटेक्ट रिसेप्टर बाइंडिंग, कि टॉक्सिन को हमने नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट किया लेकिन जो उसकी रिसेप्टर बाइंडिंग थी उसको इंटेक्ट रखा। स्टिमुलेट करता है इम्यून सिस्टम को टू मेक एंटीबॉडीज विदाउट पोटेंशियल फॉर कॉजिंग डिजीज। वंस अगेन सारी वही बात जो ऊपर करके आए, ऊपर सब यूनिट था, यहाँ पर टॉक्सिन है, बात सिर्फ इतनी सी है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट बैक्टीरियल टॉक्सिन्स। नुकसान ये होता है कि एंटीटॉक्सिन लेवल कम हो जाता है ऐसा ऐसा टाइम के साथ, तो बूस्टर लगाना पड़ता है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, क्लॉस्ट्रिडियम डिप्थीरिया क्लासिक एग्जांपल्स हैं। एमआरएनए वाला जो सीन है वो होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। आप लोगों में से कोई बताएगा ये एमआरएनए वाला जो टॉपिक लिखा हुआ है ये क्यों लिखा हुआ है इन्होंने, क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? न्यू वैक्सीन आई है न्यू क्योंकि वैक्सीन आई है, ठीक है, क्योंकि कोविड का जो पार्टिकल था ना वो आप ना उसको किल कर पा रहे थे वेरिएशंस की वजह से, ना उसको आप लाइव दे पा रहे थे, आपको इन्फेक्शन हो जाता, क्या पता बंदा मर जाता। अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने कोविड का एक पार्टिकल लिया और फैट में वो डाला, लेकिन वो पार्टिकल का हमने डायरेक्टली नहीं लिया, उसका एमआरएनए लिया। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या लिया हमने? जस्ट एमआरएनए। जस्ट एमआरएनए। इस एमआरएनए को हमने फैट में डाला और आपकी बॉडी में डाल दिया। अब आपको पता है अगर एमआरएनए डाला है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? प्रोटीन में। जी सर। लेकिन ये प्रोटीन जो होगी वो आपकी बॉडी की बनाई हुई होगी, और लेकिन होगी फॉरेन प्रोटीन, तो इसके अगेंस्ट एंटीजन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे। जी फायदा ये हुआ कि आप अगर डायरेक्टली कोविड का पार्टिकल दे देते आपको डिजीज हो जाती। सही। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है, इंड्यूस करता है सेल्यूलर और ह्यूमोरल इम्यूनिटी, सेफ इन प्रेगनेंसी दे सकते हो। मसले क्या है? लोकल ट्रांजिएंट सिस्टमिक, लोकल एंड ट्रांजिएंट सिस्टमिक, जैसे फटीग, हेडेक, माइल्जिया, फीवर भी हो जाता है। जैसे हम सुन रहे थे कोविड की वैक्सीन लगवा के आओ 2 दिन आपको जो है बुखार निकलता है, यस सर। वो देखा। इसलिए क्योंकि आपने फॉरेन सब्सटेंस दिया हुआ है, उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत इम्यून जनरेट होगा। कभी कभार मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस, पर्टिकुलर यंग मेल में, आपके और मेरे जैसे। ठीक है, a lipid nanoparticle delivers mRNA causing cells to synthesize foreign proteins, for example spike protein of SARS-CoV-2, कि एक खास प्रोटीन हो कोविड की
जो जिसका mRNA बना के वो प्रोटीन डायरेक्टली भी इसलिए नहीं डाल रहे थे कि वो कहीं ऐसे ना हो कि इम्यून इतना ज्यादा जनरेट हो जाए, काम खराब हो जाए। तो अल्टीमेटली हमने ये हल निकाला कि mRNA बनाया, उसकी प्रोटीन बनाई। सवाल इसके इतने ज्यादा नहीं पूछता यूवर्ल्ड एम्बोस, लेकिन पता होना चाहिए आपको। जी सर। अब ये इसकी मैंने वो कोई लिखा ली हुई है अपना ट्रांसक्रिप्ट, वो मैं आपको भेज देता हूँ। पता नहीं क्या लिखा हुआ है मैंने, आप लोग याद कर लेना जहां से भी लिया हुआ मैंने। जी सर ठीक है। कोई सवाल होगा यू वर्ल्ड का, जो ABCD ऑप्शंस डाले हुए ना, ABCD ये ऑप्शंस है, यू वर्ल्ड का कोई सवाल है। mRNA vaccine delivers mRNA molecule encoding foreign protein into the cytoplasm of the host cells, particularly antigen presenting cells that avidly engulf the associated carrier compound. The mRNA is translated by the ribosomes and displayed on the cell surface, leading to robust adaptive immune response. वही सारी बातें की हुई है जो मैंने आसान उर्दू में आपको बताई हुई है। ठीक है, 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं, स्टिल हमारा इम्यूनो कंप्लीट नहीं हुआ, बट कोई बात नहीं। सर कंटिन्यू करें प्लीज, कंटिन्यू करें डॉक्टर साहबान? अगर दूसरों को तकलीफ ना हो। हाँ हाँ, अगर दूसरों को तकलीफ ना हो, मैं तो राजी हूँ कंटिन्यू करने में। डॉक्टर साहबान बताएं मुझे कंटिन्यू करना है? जस्ट मैं ही